Jai Sri Radhe, Hare Krishna. My name is Bhaktivedanta Madhusudan Swami, and I represent one of the topmost Vedic spiritual universities of this world, which is technically called Brahma Madhava Gaudiya Sampradaya. Sampradaya means universities. This university was established by Lord Brahma himself. Lord Brahma is the first living entity of this material cosmos. The purpose of this channel is to inform you about the real Vedic spiritual science, the ultimate goal of human life, the ultimate truth of this material cosmos. This Vedic Sanatan Dharma or spiritual science is 100% pure, unadulterated, perfect, because it is spoken by the Supreme Personality of Godhead, Krishna, Vishnu or Narayana. The Supreme Personality of Godhead, the Lord, the Bhagavan, he is 100% perfect. So whatever he says, that is also 100% perfect. If you are sincerely want to know about the true Vedic Sanatan Dharma or Hinduism, then you must or you should watch my videos, like it, subscribe it, and if possible, contribute something according to your financial capacity, so that I will be able in future to provide you more and more information about Hinduism. So thank you very much. This is my humble request. Bande Mataram. Hare Krishna. हरे कृष्णा, जय श्री राधे। माइग्रेटरी मंक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज जो वीडियो मैं रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ ये बहुत स्पेशल है। मेरा नाम है भक्ति वेदांत मधुसूदन स्वामी और मेरा जो स्पिरिचुअल लाइफ है ये मैंने शुरू किया था 2022 में शुरू किया था। मैंने इस्कॉन संस्था जो है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 2002 में ज्वाइन किया एज ए फुल टाइम ब्रह्मचारी। उससे पहले मैं शास्त्रों का अध्ययन करता था, गीता, भागवतम, बाकी पुराण जो है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के जो फिलोसफी है, जैसे रामकृष्ण मिशन हुआ, डिवाइन लाइफ सोसाइटी हुआ, सब अलग अलग गुरुओं की किताब पढ़ता था मैं, लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं था। 2002 से मेरा एक सिस्टमेटिक वे में स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट हुआ और 2002 से लेके आज हो गया 2023, नवंबर का महीना चल रहा है, कल दीपावली गया। तो ये जो जर्नी मेरा रहा, कम से कम 2002 से अगर 2023 कम से कम 20 साल हो गया, 20-22-21 साल हो गया। ये जो स्पिरिचुअल जर्नी मेरा रहा ये बहुत एडवेंचरस रहा, बहुत डेंजरस भी रहा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरा एनिमिटी भी क्रिएट हुआ। ये मैंने अपनी एक बायोग्राफी मैंने लिखा है, उसमें डिटेल्स मैंने डिस्क्राइब किया है और ये बहुत क्रिटिकल भी है। हर किसी को ये, जब आप इस बात को बताएंगे नहीं तो किसी की समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने अपनी बायोग्राफी लिखा, लेकिन बायोग्राफी अभी पब्लिश नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं सोचा कि यूट्यूब चैनल जो है एक स्ट्रॉन्ग मीडिया है, तो इसके द्वारा कुछ जो पब्लिक है, आम आदमी है, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाए, ताकि मेरे तरह कल कोई यंग लड़का, पढ़ा लिखा लड़का अगर वो स्पिरिचुअल लाइफ में आना चाहता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहता है, तो उसके जीवन में भी क्या क्या समस्या आ सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इस चैनल को अगर आप देखेंगे, इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगा और आप बहुत कुछ चीज़ें ऐसी जानेंगे जो शायद आपको कोई बताएगा नहीं। तो जैसे मैंने इस्कॉन में ज्वाइन किया 2002 में, तो बहुत जल्दी ये मेरे समझ में आया। बहुत जल्दी का मतलब है विद इन फ्यू डेज, 3-4 दिन के अंदर ये बात मेरे समझ में आ गया कि ये जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ 70% जो है वो जैसे पॉलिटिकल पार्टी में होता है, यहाँ भी ऐसा ही होता है। कैसे आप कंफर्टेबल लाइफ आप जिएंगे, आपका जो टेम्पल में, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है, ऑर्गेनाइजेशन में आपका पोजीशन कैसे बनेगा और किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपका कंट्रोल रहेगा,
और आपका लाइफ बहुत कंफर्टेबल होगा और लग्जरियस होगा। ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। और जो ओरिजिनल स्पिरिचुअल लाइफ जो है, किस तरह से हम आध्यात्मिक साधना करके वो जो परम तत्व है, जो हम सच्चाई की खोज करते हैं ना, व्हाट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ, इसीलिए आध्यात्मिक साधना किया जाता है। आत्मा परमात्मा क्या है, सृष्टि क्या है, ये सब जानने के लिए, अपने बारे में जानने के लिए। तो वो जो स्पिरिचुअल साधना है वो इतना नहीं होता है, एक दिखावा के लिए, सोसाइटी को दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होता है। दे शो समथिंग एक्सटर्नली, दे शो समथिंग एल्स, दे एडवर्टाइज समथिंग, बट इंटरनली द रियलिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो जब ये बात समझ में आया कि सब हर जगह पॉलिटिक्स होता है, कोई स्पिरिचुअल साधना कोई ज़्यादा नहीं है, तो मैंने हरे कृष्णा संस्था छोड़ दिया। मैं वृंदावन चला गया। वृंदावन जाके मैंने 2 साल के बाद कुछ साधना किया। 2 साल के बाद 2006 में, 4 साल के बाद मेरा संन्यास दीक्षा हुआ। और संन्यास दीक्षा के बाद मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने कनेक्शन नहीं रखा, मैंने काट दिया। और तब से 2008 से मैं कंप्लीट इंडिपेंडेंट हूँ और अपनी सर्वाइवल के लिए कुछ पार्ट टाइम वगैरह जॉब करता हूँ, जैसे योगा सिखाना हो, कुछ लेक्चर वगैरह भी देता हूँ और उसमें मैं सर्वाइव करता हूँ। तो प्रॉब्लम कहाँ हुआ, जब 2008 में मेरा संन्यास दीक्षा हुआ और मैं ऑर्गेनाइजेशन, कोई मेरे जो अपने गुरु थे, गुरु महाराज थे, उनका आश्रम को भी मैंने छोड़ दिया। तो हम तो सन्यासी हैं, घर नहीं जाते हैं, कोई रिलेटिव्स वगैरह नहीं है, तो सर्वाइव आप कैसे करेंगे? या तो आप किसी हिमालय में चले जाओ या वृंदावन में जाओ, कहीं रहो, लेकिन वहाँ भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। एक सम्मान के साथ आप जी नहीं सकते किसी भी जगह में आज की तारीख में। तो मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं मुंबई जाऊँगा, क्योंकि पहले मैं मुंबई में रहता था और वहाँ योगा, योग, ध्यान, मेडिटेशन, ये सब मैंने लोगों को सिखाऊंगा। उस पे बदले में जो पैसा मिलेगा उससे मैं अपना स्टडी करना है, जो हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं और ट्रैवल करते हैं। कभी वृंदावन जाओ, कभी जगन्नाथपुरी जाओ, कभी हिमालय जाओ, ये सब हम घूमते भी हैं साधना करने के लिए। होली प्लेसेस, जो पवित्र जगह होते हैं तीर्थों में, उससे साधु की एक्सपीरियंस बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। अलग अलग साधुओं के साथ आपका एसोसिएशन होता है, मिलना होता है। ये एक साधुओं का परंपरा है। जो सन्यास होते हैं परिव्राजक होते हैं, और परिव्राजक करना, परिव्राजन करना बहुत ज़रूरी भी है। तो जो भी हो, तो मैं अपना जो मैंने डिसीज़न लिया कि अपना जो लाइफ है खुद मेंटेन करूँगा। और कैसे मेंटेन करूँगा? तो पैसा तो चाहिए, सर्वाइव करना है, रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए, चाहे साधु हो चाहे ऑर्डिनरी आदमी हो। तो इसका जो उपाय है, तो मैंने निकाला कि मुझे योग और ध्यान, योगा मेडिटेशन मुंबई में सिखाना है, प्राइवेटली। तो 2010 से मैं मुंबई आया और योगा सिखाना शुरू किया। लेकिन जैसे मैंने योगा और मेडिटेशन ये ट्रेनिंग शुरू किया मुंबई में, उस समय जो हरे कृष्ण जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस्कॉन, उनको ये सब अच्छा नहीं लगता। वो नहीं चाहते कि कोई आदमी आए और मुंबई शहर में रहे, खास करके कोई सन्यासी हो। और हम तो, हमारे बैकग्राउंड इस्कॉन का है, तो लोग हमको बॉम्बे में जानते भी हैं। तो जो अगर मैं मान लीजिए मैं योगा सिखाया, किस लोगों के साथ मेरा जान पहचान बढ़ा, तो लोग पूछेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या है। तो बोलना पड़ता है कि हाँ, मैं एक साधु हूँ, इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन अभी रिलेशन नहीं है, मैं ऐसे सन्यासी भी हूँ। ये तो आप बातों में, आप जब इसके लोगों के साथ मिलेंगे, बातों में सब पता चलेगा सबको, तो आप बताएंगे कि आप इस्कॉन में क्यों थे, क्यों छोड़े। तो लोगों को पता चलेगा, हाँ, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की जो पॉलिटिक्स होता है, लोग छोड़ के भी चले जाते हैं। तो ये इस्कॉन की जो उनका जो रिलीजियस बिजनेस है, उसके लिए ये बहुत हार्मफुल है। वो नहीं चाहते हैं कि कोई इस तरह का हमारा जो मेंबर है, खास करके सन्यासी है, तो मुंबई में रहे, और तो हम तो एक्सपोज हो जाएंगे, लोगों को पता चलेगा हमारा असलियत क्या है। तो वो एक सिस्टमेटिक वे में, जैसे पॉलिटिकल लोग करते हैं, किसी को रास्ते से हटाना हो, किसी को डोमिनेट करना हो, एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोग को जैसे डोमिनेट करते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं, रास्ते से हटाना चाहते हैं, तो एग्जैक्टली वही सिस्टम, वही परंपरा, वही टेक्निक्स ये जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये भी अप्लाई करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए।
जैसे अंडरवर्ल्ड होते हैं, उनका भी अपना तरीका है, अपनी जो अपोजिशन पार्टी है उसको वो किस तरह से रास्ते से हटाते हैं, डोमिनेट करते हैं। टेक्निक सेम है, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, पॉलिटिकल पार्टीज हों, चाहे वो अंडरवर्ल्ड अलग अलग ग्रुप हो, चाहे वो रिलीजियस ग्रुप हो, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हो, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, उनका जो टेक्निक है वो जो अप्लाई करते हैं, किसी को अगर उनको अपनी वो समझते हैं कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरा है, तो उसको रास्ते से हटाने के लिए जो टेक्निक अप्लाई करते हैं वो 19-20 बिल्कुल बराबर एक जैसा होता है। ये आप ऐसे लोगों को आप कह सकते हैं, ये कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कहना भी ये गलत होगा, रिलीजियस माफियाज आप कह सकते हैं। रिलीजियस माफियाज, पॉलिटिकल माफियाज और ये अंडरवर्ल्ड जो हैं वो तो माफियाज है ही हैं, वो खुलेआम करते हैं, और ये जो रिलीजियस माफिया हैं, पॉलिटिकल माफियाज हैं, ये थोड़ा छुपा के करते हैं। तो 2010 से इस्कॉन वालों की एक प्लानिंग बना, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना किस तरह से मुझे बॉम्बे से हटाया जाए। लेकिन 2010 में मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं था। इस्कॉन संस्था मुझे रास्ते से हटाने के लिए कोई प्लानिंग कर रहा है, उनका कोई एक सिस्टमेटिक वे में कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, ये मुझे पता चला 2017 में पता चला। मतलब 2010 से ये उनका गेम शुरू हुआ था, मुझे पता चलते चलते ये 2017 हो गया। तो 2010 से 2017 में कि बीच में क्या क्या घटना घट गई, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे मेजर इंसिडेंट मेरे लाइफ में हुआ जब मुझे 2011 में मुंबई की लोकल ट्रेन से, चलती हुई लोकल ट्रेन में किसी ने मुझे धक्के मार के गिरा दिया। 2011 में मैं गोरेगांव से मालाड जा रहा था, गोरेगांव से अंधेरी से मैं जा रहा था बोरीवली, और उस दिन कोई स्ट्राइक था, इवनिंग का समय था, रात को 8 बजा था, और कुछ स्ट्राइक वगैरह चल रहा था, और बस शायद बंद था, और ट्रेन में भीड़ हो रहा था। तो भीड़ में मैंने अंधेरी स्टेशन में चढ़ा ट्रेन में, लेकिन इतना भीड़ था कि मैं एक पाँव और एक हाथ में मैं ट्रेन के अंदर था। एक ग्रिल, ट्रेन के अंदर एक बार, मैंने स्टील का बार है उसको पकड़ा हुआ था, और एक पैर अंदर था। तो ट्रेन जब अंधेरी से गोरेगांव पहुंचा, कम से कम ट्रेन का जो स्पीड होगा कम से कम 40 किलोमीटर होगा पर आवर, तो किसी ने जानबूझ के, मैं जो स्टील रॉड को पकड़ा हुआ था, स्टील पाइप को पकड़ा हुआ था, उस पाइप को मुझे हाथ को ज़बरदस्ती खींच के वो निकाल दिया, और मुझे धक्के मार के, छाती में धक्के मार के मुझे बाहर फेंक दिया, और पूरा चलती हुई गाड़ी से मैं गिरा, ट्रेन की बाहर पूरा गिरा, लाइन पे गिरा मैंने। जैसे क्रिकेट बॉल होता है ना, फुटबॉल होता है, रोलिंग करके होता है, जैसे रोलिंग करके मैंने गिरा। जाके गिरने के बाद कई बार रोलिंग भी किया। भगवान की कृपा था, कैसे था, बचना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं बच गया, और हाथ पैर कुछ छिल गया था, चोट आए थे पैर में, हाथ में, फेस में। और मैं उठा, और उठ के ट्रेन लाइन क्रॉस करके, ट्रेन वेस्टर्न लाइन में जा रहा था मैं, तो ईस्टर्न लाइन में कुछ दुकानें वगैरह खुला था। तो मैं गया, तो एक जगह एक कुछ दुकान खुला था जहाँ कुछ प्रिंटिंग प्रेस खुला था एक, तो वहाँ मैंने, प्रिंटिंग प्रेस वाले कुछ अपने प्रिंटिंग कर रहे थे, तो उनको मैंने दिखा कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। तो वहाँ उन्होंने कुछ मेरा फर्स्ट एड जो है, डेटल वगैरह कुछ मेरे लगाए, कुछ बैंडेज वगैरह लगाए, और मुझे ला के फिर एक ट्रेन में मुझे 2-3 आदमी फिर से ट्रेन में बैठने के लिए मुझे हेल्प किए, बाकायदा मुझे सीट से बैठा दिए, और वो खुद ट्रेन से निकल गए, क्योंकि भीड़ था, बहुत हेल्प किए, और उस ट्रेन से मैं बोरीवली पहुंच गया। और ये इंसिडेंट को मैं सोचता था कि ये एक बाई चांस एक्सीडेंट हो गया है। कोई ऐसे टपोरी लोग होते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं, उनका काम ही है ऐसे किसी को धक्का दे देना, ये करना, किसी का जेब काट लेना। मैं ऐसा ही सोच रहा था कि एक्सीडेंट है, किसी ने, बदमाश कोई व्यक्ति होगा, उसे धक्का दे दिया। लेकिन ये बात को समझते समझते मुझे 7 साल लग गया। 2017 में जाके मेरी समझ में आया कि ये एक प्रॉपर प्लानिंग में किया गया था। तो 2011-12 में, जब मैं 2010 से मैंने योगा सिखाना शुरू कर दिया था मुंबई में। मैं प्राइवेटली बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं मुंबई में, रिच पीपल हैं, उनके घर में जाता था और योगा सिखाता था। तो मैंने करीब करीब ऑब्जर्व किया है कि हमेशा कोई ना कोई मेरा पीछा करता था, फॉलो करता था मुझे। और कई लोग मुझे ऑटो में फॉलो करते थे, कोई ट्रेन में फॉलो करते थे,
और जहाँ मैं जाता था, जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी के साथ में भी वो लोग शायद मेरे अगेंस्ट में कुछ र्यूमर क्रिएट करते थे। ये मैं अनुभव करता था, लेकिन मेरे पास कोई पक्का एविडेंस नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, 2011 हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ, तो मुझे एक कई सारे इंसिडेंट है जो मुझे रोज़ आप किसी चीज़ को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, सालों साल आपको वो चीज़ कंटिन्यू करेगा। कोई आपका पीछा करता रहेगा, आपके बारे में कोई र्यूमर क्रिएट होता रहेगा, आपका कोई काम बिगाड़ते रहेंगे, इनडायरेक्टली बहुत सारे नुकसान होगा आपको। तो धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि कुछ प्लानिंग है, इसके पीछे कुछ प्लानिंग है। कोई ऐसा कुछ आपको जानबूझ के फिजिकली, मेंटली आपको हार्म करना चाहता है, आपका नुकसान करना चाहता है। तो ये मेरा समझ में आया कि जब मैंने सिचुएशन को ऑब्जर्व किया थोड़ा ध्यान से, तो समझ में आया कि इसके पीछे इस्कॉन का हाथ है। आप कहीं इस्कॉन कैसे एग्जाम्पल देंगे, तो अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझने में आसान रहेगा। सबसे पहले इस्कॉन ने क्या किया, वो यूज करते हैं, अगर किसी को अपने रास्ते से हटाना है तो आपके पीछे लड़की लगा देते हैं। अगर आप किसी लड़की की कांटेक्ट में आ जाते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो आपको, खास करके मुझे एक सन्यासी, क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ, हम आम आदमी तो ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, सन्यासी का अपना एक लाइफ होता है। तो अगर आप मेरे जैसा कोई आदमी अगर किसी लड़की के कांटेक्ट में आता है और रिलेशनशिप आता है, तो बहुत इजीली उस आदमी को, मतलब मुझे, सन्यासी को बदनाम करना आसान हो जाता है कि देखो ये ब्रह्मचारी, अपने आप को ब्रह्मचारी कहता है और सन्यास दीक्षा भी लिया है, लेकिन लड़कियों के साथ इसका रिलेशनशिप है, आप बहुत जल्दी बदनाम हो जाएंगे। तो लड़की भी यूज किए ताकि मुझे बदनाम कर सके। दूसरा, उन लोगों ने क्या किया, मैंने जिस कंपनी में, एजेंसी में काम कर रहा था, प्राइवेट एजेंसी में, कमीशन बेसिस में, अगर मैं किसी आदमी को योगा सिखाता हूँ, बदले में 100 रुपया मैं लेता हूँ उस आदमी से, डोनेशन लेता हूँ, तो 35 कंपनी लेगा, 65% मेरा होगा। कमीशन बेसिस में काम करता था। तो पहले उन लोगों ने क्या किया, कंपनी के साथ किसी तरह से उनको पता चल गया कि मैं कंपनी में काम करता हूँ, और उन लोगों ने मेरा पीछा भी किया। मैं कहाँ किस आदमी को मैं सिखाता हूँ, कहाँ सिखाता हूँ, मुंबई में, सांताक्रूज में, बांद्रा में, दादर में, जहाँ मैं सिखाता हूँ, उन्होंने पहले डिटेल इन्फॉर्मेशन ले गए। तो कंपनी क्या करता है, हमारी योगा एजेंसी क्या करता है ना, बड़े बड़े लोग उसको फ़ोन करते हैं। एक आदमी फ़ोन किया कंपनी को कि मुझे एक योगा टीचर चाहिए योगा सिखाने के लिए। आप, तो कंपनी पूछेगा आप कहाँ रहते हैं, तो आदमी कहेगा मान लीजिए मैं अंधेरी में रहता हूँ। तो कंपनी कहेगा कि ठीक है, हमारा एक आदमी है जो अंधेरी से चर्च गेट तक जो एरिया है वो कवर करता है, उस एरिया में वो जाता है। तो वो कंपनी मेरा फ़ोन नंबर उस आदमी को दे देगा, जो आदमी फ़ोन किया था कि हमको योगा ट्रेनर चाहिए। तो वो आदमी मुझे कॉन्टैक्ट करेगा कि मुझे योगा सिखाना है। तो कितना पैसा लेना है किस आदमी से, वो कंपनी पहले से बताता है, हमका एक फिक्स्ड रेट रहता है, प्राइस रहता है। तो वो सब बातें, मैं कितना दिन सिखाऊंगा, वीकली कितना पैसा लूँगा, और क्लास का टाइमिंग क्या होगा, ये सब मैं डिसीजन उस आदमी के साथ, मेरे आदमी और मेरे बीच में एक कांटेक्ट हो जाता है, डिस्कशन होता है, और फिर हमारा एक सेटलमेंट हो जाता है। तो अब इस्कॉन ने क्या किया, इस्कॉन में बहुत बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। तो एक इस्कॉन का आदमी जो इस्कॉन का लाइफ मेंबर है, थोड़ा मुंबई में पैसा वाला है, रिच मैन है, वो इस्कॉन उस आदमी को एक ट्रेनिंग देके भेजा। उनके इस्कॉन और वो आदमी जो इस्कॉन का लाइफ मेंबर है, उनके बीच में एक प्लानिंग हो गया, एक कॉन्स्पिरेसी हो गया। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या है ये आपको बताऊंगा मैं। तो इस्कॉन का आदमी मुझे फ़ोन किया कि मुझे योगा सीखना है। तो मैं पूछा नंबर कहाँ से मिला, ना नंबर आपकी योगा एजेंसी हमको दिया। तो मैं, ठीक है, हम आपको सिखाएंगे, हमारा प्राइस इतना है, टाइमिंग ऐसा रहेगा, और मॉर्निंग आवर रहेगा, मैं सिखाऊंगा आपको, वीकली 3 डेज होगा जो सिखाऊंगी। तो जब मैंने उस आदमी को सिखाने लगा, क्योंकि मुझे ये जो इस्कॉन का जो गेम है, कॉन्स्पिरेसी है, मैं इतना सीरियस नहीं था। तो मुझे पता चला कि जो मैंने उस आदमी के घर में गया जो इस्कॉन का लाइफ मेंबर था, तो वो भी पता चल गया 1-2 दिन में कि वो भी एक इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, लाइफ मेंबर हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो हमारा रिलेशनशिप अच्छा बन गया, क्योंकि मैं भी उसी फील्ड का आदमी हूँ। तो बाद में धीरे धीरे सिखाते सिखाते वो आदमी ने
मेरा ब्रेन वॉश किया कि देखो आपको आप ये इस्कॉन जो आप एजेंसी के माध्यम से सिखाते हैं, ये जो थ्रू एजेंसी, आई एम टीचिंग थ्रू वन एजेंसी, मेरा तो इंडिपेंडेंट कोई कॉन्टैक्ट नहीं है मुंबई शहर में, तो आप एजेंसी छोड़ दीजिए। अगर एजेंसी आप छोड़ देंगे तो आपको जो, मान लीजिए मैं 100 रुपया कमाया तो 35 रुपये जो एजेंसी लेता है वो 35 रुपये बच जाएगा। मान लीजिए मैं 5,000 रुपया लेता हूँ एक आदमी को सिखाने के लिए 1 घंटे के लिए, तो मुझे तो कम से कम 2,000 रुपया एजेंसी ले लेता है। अगर मैं एजेंसी छोड़ के इंडिपेंडेंट सिखाता हूँ योगा तो 5,000 मेरे पास रहेगा, कोई लेने वाला नहीं है। तो इस तरह से वो आदमी मेरा ब्रेन वॉश किया कि आप एजेंसी छोड़ दीजिए और आप इंडिपेंडेंट हो जाइए, तो आपको हम जो पैसा देते हैं वो पूरा पैसा आपके पास रहेगा, आप एजेंसी को क्यों देते हो आप। और जहाँ तक कॉन्टैक्ट की सवाल है, वो कॉन्टैक्ट हम आपको देंगे, हमारा मुंबई में बहुत कॉन्टैक्ट है। तो मैंने सर ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा। तो इस तरह से कम 2-3 आदमी, बड़े बड़े आदमी, उसमें कोई लेडीज़ थी, लेडीज़ और जेंट्स कपल थे, कोई हस्बैंड वाइफ थे, कोई इंडिपेंडेंट कोई लेडी था, कोई इंडिपेंडेंट लड़का था, उसमें 2-3 आदमी इस्कॉन के से जुड़े हुए हैं। इस्कॉन उनके साथ कॉन्टैक्ट करके ये सब प्लानिंग हुआ था कि वो इस्कॉन के आदमी मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं उनको योगा सिखाने जाऊंगा, और योगा सिखाने के जब जाऊंगा उनके साथ मेरा रिलेशनशिप होगा, फिर वो मेरा माइंड वॉश करेंगे कि आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दीजिए, इंडिपेंडेंट हो जाइए। और जब मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा तो ये जो लोग जो मुझे पहले बोलते थे इंडिपेंडेंट होने के बाद हम आपको कॉन्टैक्ट देंगे मुंबई शहर में बड़े बड़े लोगों को, तो पैसों की कोई कमी नहीं रहेगा, धीरे धीरे वो मुझे कॉन्टैक्ट देना बंद कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और खुद भी सीखना बंद कर देंगे। तो एक हाथ से मेरा एजेंसी के साथ रिलेशनशिप कट गया, एंड ऑन द अदर साइड मेरे ये जो लोग मेरे पास सीखते थे, मुझे पैसा देते थे, धीरे धीरे वो मुझे कॉन्टैक्ट देना बंद कर देंगे और खुद सीखना बंद कर देंगे। तो फिर मेरा आपको मुंबई में कमाई नहीं होगी, और मेरा जो एजेंसी के साथ जो रिलेशनशिप था, एक मेरा वो इम्प्रेशन भी खराब हो जाएगा। तो एजेंसी समझेगा ये लड़का जो है ये पहले सीखा, जब इसको प्रॉब्लम था हमारे पास आया, जब इसको थोड़ा जान पहचान हो गया वो एजेंसी छोड़ के इंडिपेंडेंट हो गया, हमारा क्लाइंट भी ले लिया। और ये बातें एक एजेंसी से दूसरे एजेंसी तक पहुंचेगा। मान लीजिए मैं दूसरा एजेंसी ज्वाइन किया तो वो एजेंसी वाला पूछेगा तो पहले आप किसी एजेंसी में सिखा रहे थे, तो मैं कहूँगा फलाना एजेंसी में सिखा रहा था, तो वो पूछेंगे फिर आपने छोड़ा क्यों, तो मैं पूछा कि नहीं मैं तो इंडिपेंडेंट होना चाहता था। फिर दूसरे कंपनी भी सोचेगा कि आप हमारे एजेंसी में काम करेंगे, जैसे पिछले एजेंसी आप छोड़ दिए थे, इस तरह से इस एजेंसी को, हमारे एजेंसी को आप छोड़ सकते हैं। तो आपका जो प्रोफेशनल करियर है, प्रोफेशनल लाइफ है, उसका एक इम्प्रेशन खराब हो जाएगा मुंबई में। तो धीरे धीरे कोई आपको काम नहीं देगा, आप ऑटोमेटिक आप मुंबई छोड़ के चले जाएंगे। तो ये था कॉन्स्पिरेसी थ्योरी किसका, इस्कॉन का था। और उसके साथ साथ आपके पीछे लड़की लगाना, आपको परेशान भी करना। मान लीजिए आप किसी पेइंग गेस्ट में रहते हैं, तो पेइंग गेस्ट का जो मालिक है उसका ब्रेन वॉश करना, आपके बारे में र्यूमर क्रिएट करना कि ये लड़का अच्छा नहीं है, ये नहीं है, ये सन्यासी होकर देखो कैसे सिखा रहा है, वो सब ब्रेन वॉश करके उनका सब सेटिंग होता है मुंबई में। और मैं तो बाहर का आदमी हूँ, मैं उड़ीसा से आया हूँ, मुंबई में कोई ज़्यादा कोई किसी लोगों के साथ मेरा कोई ज़्यादा रिलेशनशिप, ऐसे कोई इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं है, एक फॉर्मेलिटीज़ होता है। तो ये लोग तो उनका तो ऑर्गेनाइजेशन इस्कॉन बहुत बड़ा संस्था है और उनका बहुत कॉन्टैक्ट है, तो ये चाहें तो किसी के साथ भी आपकी अगेंस्ट में र्यूमर क्रिएट करके आप किसी के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप बिगाड़ सकते हैं। ये बहुत बाएं हाथ का खेल है। तो ये इस तरह से ये कई प्लान जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ये इस्कॉन वाले कंटिन्यूस मेरे साथ करते थे। लेकिन इसके बारे में मुझे प्रॉपर जब जानकारी हुआ, जो मेरे पास एविडेंस आया और मैं कंफर्म हो गया इस तरह से गेम चल रहा है, कम से कम मुझे 7 साल लग गए। 2010 से ये जब मैंने योगा सिखाना शुरू किया तब से ये इस्कॉन का प्लान चला मेरे अगेंस्ट में। और 2017 में जाके मुझे पता चला कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, मतलब मैं कंफर्म हो गया। एक बात और, एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। 2010 से पहले जब मैं संन्यास लिया 2006 में, इस्कॉन जो मैं छोड़ा 2002 में छोड़ दिया था, 4 साल के बाद 2006 मैंने संन्यास लिया। लेकिन ये जो 2002 से 2004 इस समय मैं बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जाता था, कभी कभी इस्कॉन मंदिर में भी जाकर रहता था, क्योंकि ज़्यादा कोई लोग मुझे जानते नहीं थे। बहुत सारे इस्कॉन मंदिर हैं इंडिया में, आप कहीं भी जाइए, दिल्ली में जाइए, बैंगलोर में जाइए, कहीं हरियाणा में जाइए, कलकत्ता में जाइए, आप रह सकते हैं, इतना कोई इंक्वायरी नहीं करता। आप नए आप ज्वाइन किए, आपको कोई जानता भी नहीं है। तो मैंने बहुत जगह जब देखा इस्कॉन का जो रियल उसका एटमॉस्फेयर देखा, मंदिर के अंदर किस तरह से ये लोग
पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होता है, बहुत सारे क्राइम भी होते हैं। यहाँ तक कि एक मंदिर का जो टेम्पल प्रेसिडेंट है वो एक दूसरे आदमी को, उनका टेम्पल प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होता है, तो एक प्रेसिडेंट जो बन गया था वो दूसरे प्रेसिडेंट को अपने रास्ते से हटाना चाहता था, इसके लिए वो सुपारी भी दिया था। तो ये बात भी मुझे पता चला किस तरह से जो मंदिर के लिए जो पैसा कलेक्शन करते हैं जो लोग मंदिर के लाइफ मेंबरशिप के लिए, अलग अलग उनका स्कीम है, स्कीम्स के माध्यम से वो पब्लिक से डोनेशन कलेक्ट करते हैं। इस्कॉन संस्था ऐसे दूसरे संस्था भी करते हैं। तो डोनेशन में किस तरह से वो कमीशन बेसिस में काम करते हैं। जैसे मैं योगा टीचर हूँ, मैं कमीशन बेसिस में काम करता हूँ, 100 रुपया कमाया तो 65 मेरा, 35 कंपनी का। ठीक उसी तरह इस्कॉन में भी ऐसा ही होता है। आप 10,000 में लाइफ मेंबरशिप का मान लीजिए फीस से 10,000, 10,000 रुपीज़। तो मैं अगर एक लाइफ मेंबरशिप बनाया इस्कॉन के लिए तो 7,000 मंदिर में डिपॉजिट करूँगा, 3,000 मेरा है। 15%, 20%, 25% ऐसे कमीशन बेसिस में अलग लोग इस्कॉन के लिए काम करते हैं। तो ये भी हमें पता चला। और जो कलेक्शन होता है, कई लोग घोटाला करके, अगर मैं मार्केट से 1 लाख रुपया कमाया तो हो सकता है मैं अगर थोड़ा दिमाग लगाऊंगा तो 40-50 हज़ार रुपया मैं अपना पर्सनल अकाउंट में भी डाल सकता हूँ। दिमाग लगा के हो सकता है ऐसा। तो ऐसे भी लोग काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मुझे पता चला। तो मैंने डिसीजन लिया कि अब किसी इस्कॉन मंदिर में जाना ही नहीं है ऐसे। और कई मंदिरों के मेरा बहुत कुछ झगड़ा भी हुआ। ये बहुत सारी बातें हैं, इसमें अपनी बायोग्राफी में डिटेल्स में लिखा है। अब ये यूट्यूब चैनल में इतना कुछ बता नहीं सकता क्योंकि लंबा हो जाएगा। तो जो भी हो, कोई सारे इस्कॉन मंदिर मेरा झगड़ा भी हुआ। एक मंदिर में मैंने जब मुझे ये फाइनल डिसीजन में ले गया कि मैं आज से किसी इस्कॉन मंदिर में जाऊंगा भी नहीं। तो उस समय मैं इस्कॉन में रहता था, नोएडा इस्कॉन में, दिल्ली नोएडा इस्कॉन में रहता था। तो मैंने डिसीजन लिया कि मुझे जाना है मथुरा। और मथुरा जाने के लिए मुझे कोई ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं, 300-400 रुपये की ज़रूरत है। ट्रेन करके आप चले जा सकते हैं। कुछ खाने पीने के पैसा भी चाहिए। तो मैंने इस्कॉन का डोनेशन बॉक्स तोड़ के भी पैसा लेके मैं जाना चाहता था, लेकिन पकड़ा गया। और बाद में वो पैसा भी वो ले लिए। तो तो उस समय उन्होंने मुझे मंदिर में भी मारने की धमकी दिए थे। मतलब जब मैंने पकड़ा गया तो मुझे बोले कि अगर कोई, मतलब गाली देते हैं और मारने को भी आते हैं कि हम मार देंगे। और बाद में धमकी भी दी कि आज के बाद तुम्हें किसी इस्कॉन मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगा। तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया। तो मैं भी उनको चैलेंज दिया था कि ये जो तुम लोग करते हो, मनी लॉन्ड्रिंग करते हो, सुपारी देते हो, मंदिर के नाम पे डोनेशन कलेक्ट करके घोटाला करके अपनी अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में पैसा डालते हो, तो ये सब बातें जो है मैं पब्लिक को बताऊंगा। और तुमने जो मेरा नुकसान किया है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं इस्कॉन छोड़ रहा हूँ। मैं तो आया था कि इस्कॉन बहुत अच्छा संस्था है, मैं आध्यात्मिक साधना करूँगा, साधु बनूँगा और भारत की जो सनातन धर्म है, स्पिरिचुअल साइंस है, दुनिया में प्रचार करूँगा। ये जो हम सपना लेके आए थे, तो तुम लोगों की वजह से मैंने अपनी नौकरी छोड़ा, घर द्वार छोड़ा, साधु बना। लेकिन आज तुम लोग ऑर्गेनाइजेशन कैप्चर करके रखे हो और तुम लोग स्पिरिचुअल साधना तो करते नहीं हो। तुम लोग वही पॉलिटिशियन जैसे ऐसे ही हो। और आज तुम लोगों की वजह से मुझे मंदिर छोड़ना पड़ रहा है। मेरा कोई रहने का ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, मुझे सर्वाइव कैसे करूँ वो भी कुछ पता भी नहीं है। तो ये मैं भी पब्लिक को बताऊंगा तुम लोग क्या क्या करते हो। तो यहीं से ये जो मैंने इस्कॉन को चैलेंज दिया था, यहीं से इस्कॉन और मेरे बीच में एनिमिटी क्रिएट हुआ। अब मैं जैसे चाहता था कि इस्कॉन को पब्लिक में एक्सपोज करूंगा, तो वो भी लग गए कि अब हमको इस आदमी को डोमिनेट करना है पूरा, ज़रूरत पड़े तो सुपारी दे के ख़त्म भी करना है। इसलिए ट्रेन से धक्के मार के मुझे गिरा दिए थे। कुछ भी हो उनको मारना है, क्योंकि वो इस्कॉन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उनके बहुत सारे उनकी ब्रांचेस हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं। करोड़ों की कमाई होती है, कारोबार होती है। बड़े बड़े मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बड़े बड़े देश के जुड़े भी होते हैं इस्कॉन के साथ। तो मेरे अकेला आदमी की वजह से उनको अगर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, तो ये बहुत नॉर्मल है कि ज़रूरत पड़े तो आपको सुपारी दे के आपको ख़त्म कर सकते हैं, रास्ते से हटा सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। खास करके मैंने ज्वाइन किया था इस्कॉन जुहू मुंबई के जुहू में जो इस्कॉन है, वो इंटरनेशनल सेंटर है, वहाँ ज्वाइन किया था। बहुत बड़ा मंदिर है वो, और वो तो पैसा करोड़ों का कारोबार होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से एनिमिटी क्रिएट हुआ था।
तो इस तरह से इस्कॉन से मैं निकल गया, और जो मुझे मतलब मेरे पीछे लड़की लगाए और मेरा ब्रेन वॉश किए, जो जुगा सिखाता था मैं, कि आप छोड़ दीजिए एजेंसी, हम आपको क्लाइंट देंगे, पैसा भी देंगे, तो आप आराम से रह सकते हैं, ऐसा कोई एजेंसी के थ्रू में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जब ये इनकी बातों में आके जो मेरा माइंड वॉश किया गया, तो मैं एजेंसी छोड़ दिया और इंडिपेंडेंट सिखाने लगा। तो जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया, धीरे धीरे उन्होंने काम देना बंद कर दिए, मेरा कॉन्टैक्ट कम हो गया, और जो लोग इस्कॉन की जो लोग रिलेटेड मुझे सीखते थे मेरे पास में, वो भी काम करना बंद कर दिए। तो 2010 में जो योगा मैंने सिखाना शुरू किया था, 2016 आते आते 15-16 आते आते मेरे पास बिल्कुल क्लाइंट की बहुत कम हो गया। लेकिन क्योंकि मैं अच्छा सिखाता था योगा, क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ, योगा सिखाता हूँ, तो दूसरे जो ऑर्डिनरी जो टीचर हैं उनके अलावा मैं कुछ ज़्यादा सिखा सकता हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी है, और मेरा ट्रेनिंग अच्छा था, इसके लिए मेरा एक रेपुटेशन था मार्केट में। इसकी वजह से मुझे कुछ ऐसे लोग भी थे जो मेरे प्रति उनको सिंपैथी था, और वो लॉन्ग टर्म मेरे पास सीखे। एक लोग 4 साल तक योगा सीखे मेरे पास, 4 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई तो 5 साल मेरे पास योगा सीखे। वो सीख गए थे, वो खुद टीचर बन गए थे, लेकिन सीखते थे, एक अच्छा रिलेशनशिप बन गया था। इसकी वजह से 2017 तक मैंने सर्वाइव किया। अगर मैं एक ऑर्डिनरी आदमी होता तो शायद 2013-14 में 2-3 साल के अंदर अंदर पूरा मुंबई छोड़ के मुझे भागना पड़ता। तो जो भी हो, तो 2016-17 आते आते मेरा मुंबई में बिल्कुल क्लाइंट कम हो गए, फिर 1-2 बचे, बाकी सब खत्म हो गया, सर्वाइवल करना मुश्किल हो गया। तो ये एक इस्कॉन का गेम था। अब मेरे जो अगेंस्ट में जो काम कर रहे हैं, जो इविल फोर्स थे, वो सिर्फ एक इस्कॉन था, बाकी कोई नहीं था। इस्कॉन और मेरे बीच में एनिमिटी चल रहा था। 2014 में जो बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आया, हाँ, उस समय हम सब बीजेपी के सपोर्ट में थे, देश का एक माहौल ऐसा था। 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आ गया। बीजेपी गवर्नमेंट जब आया 2014 में, 2015 में 14 की एंडिंग में आते आते, 15 शुरू नहीं हुआ था, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत बड़ा आर्टिकल निकला, एडवर्टाइजमेंट निकला, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दिल्ली का जो है बीजेपी गवर्नमेंट है, वहाँ इंडिया में जितने लोग जिनके पास योगा ट्रेनर का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में सीखेंगे आप, कोई रेपुटेड इंस्टीट्यूशन में सीखेंगे तो आपके पास योगा सर्टिफिकेट रहता है, आप एक प्रॉपर टीचर होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लगे, जैसे हमारे जैसे हम तो सन्यासी हैं, ऐसे बहुत सारे सन्यासी हैं, साधु सन्यासी हैं, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वो खुद सर्टिफिकेट इशू करते हैं, उनको कौन सर्टिफिकेट, साधु को कौन सर्टिफिकेट देगा? हम तो ऐसे ही सीखे हैं, बड़े बड़े हम बहुत सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से मैंने सीखे हैं। और जो ध्यान प्राणायाम तो ये तो हमारा लाइफ है, हम तो शास्त्रों से पढ़ के सीखते हैं, हमको ऑर्डिनरी कोई टीचर तो सिखा नहीं सकता। हम साधु हैं, हमको गीता, भगवत, रामायण, वेद, उपनिषद हम पढ़ते हैं, हमको कौन सिखाएगा योगा क्या होता है, आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, मन क्या होता है, इंद्रियों क्या होता है, कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है, ये हमको थोड़ी कोई सिखाएगा ऑर्डिनरी आदमी। ना कोई बहुत आध्यात्मिक जीवन में कोई बहुत ऊंचा चढ़ा हुआ है, बड़ा चढ़ा आदमी है, कोई गुरु है, आध्यात्मिक गुरु, वही सिखा सकता है। तो ऐसे तो मैंने सीखा था, बहुत बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं भारत में, उनकी किताब पढ़ के हम तो सीखे थे, उनके ऑर्गेनाइजेशन में जाकर हम प्रैक्टिस भी करते थे। लेकिन कोई ऑर्डिनरी जो संस्था मुंबई के जो होते हैं ना, जो अलग अलग स्कूल होते हैं, सर्टिफिकेट यूज़ करते हैं, स्कूल कॉलेज होते हैं, हमें वहाँ से नहीं सीखे थे। लेकिन तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक निकला कि जो लोग जिनके पास कोई प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं है, अगर वो एक पर्टिकुलर डेट में दिल्ली के टालकोटरा स्टेडियम जो है वहाँ आएंगे एक पर्टिकुलर डेट में, उनको वहाँ रहना खाना गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, 1 महीना उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। तो वो सर्टिफिकेट पूरी ऑल ओवर इंडिया में काम आएगा, ऑल ओवर वर्ल्ड में काम आएगा, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है।
तो इस तरह से क्या होगा ना, जो जो लोग बिना सर्टिफिकेट के सिखा रहे हैं उनके पास एक सर्टिफिकेट रहेगा तो बहुत इजीली उनको काम भी मिल जाएगा। अलग अलग एजेंसी से इंडिया के बाहर भी काम मिलेगा, इंडिया में भी काम मिलेगा, क्योंकि उनके सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट से ट्रेनिंग लिए हैं। तो मैं जब उस सर्टिफिकेट, वो जो एडवर्टाइजमेंट देखा टाइम्स ऑफ इंडिया में, जो पेपर में निकला था, तो मैं सोचा कि ये बहुत अच्छा है। अगर मुझे गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिल जाता, अगर मैं इस प्रोग्राम में ज्वाइन करता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, गवर्नमेंट की जो ट्रेनिंग है 1 महीना ट्रेनिंग लेता हूँ, खाना पीना तो फूड अकोमोडेशन फ्री में है, उसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, उनका एग्जामिनेशन भी होगा, एग्जामिनेशन जो पास करेगा वो सर्टिफिकेट मिलेगा, तो मैं तो हो जाएगा, आराम से पास कर सकता हूँ। तो अगर मेरे पास सर्टिफिकेट भी हो जाएगा तो मैं इंडिया छोड़ के बाहर भी जा सकता हूँ, दुबई जा सकता हूँ या किसी यूरोपियन कंट्री में जा सकता हूँ, मुझे ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, उसमें ज़्यादा पैसे से मैं अपना कुछ इंस्टीट्यूशन, स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन में बाहर भी कर सकता, इंडिया के बाहर जाके कर सकता हूँ, मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो मैं वो फॉर्म फिलअप करके दिया था। लेकिन वो जो एडवर्टाइजमेंट था, जिसमें जिस एडवर्टाइजमेंट में मोदी जी का फोटो था लगा हुआ था, बीजेपी, बाकायदा बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से ही ये एडवर्टाइज निकला था, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, और वो एडवर्टाइजमेंट एकदम चला कहाँ, गायब हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। मतलब एक दिन पेपर में निकला टाइम्स ऑफ इंडिया में, मेरे जैसे कई लोग अप्लाई किए थे, उसके बाद उसका, हम जो अप्लाई किए थे उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो वो ख़त्म हो गया। उस दिन के बाद उसका दोबारा कोई एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं निकला, वो ख़त्म हो गया वो। तो 2-3 दिन के बाद मैंने ये बात कई लोगों को कहा कि देखो, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ये देखो सत्ता में आते ही देखो पब्लिक के साथ चीटिंग करना शुरू कर दिया है, किस तरह से पब्लिक को चीटिंग करता है। तो मैं कई लोगों को ऐसे बताया भी कि बीजेपी ऐसा, गवर्नमेंट ऐसा कर रहा है, हमको पेपर में एडवर्टाइज निकला, हम अप्लाई किए, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है, ख़त्म हो गया। और 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 6 महीना हो गया, कुछ नहीं है। ये एक इंसिडेंट हुआ। दूसरा इंसिडेंट, इसमें क्या है, हम बीजेपी से मैं दूर हो गया। 2016 में ऋषिकेश में एक योगा फेस्टिवल होना था। जानते हैं नरेंद्र मोदी जो है आने के बाद इंटरनेशनल योगा डे फेस्टिवल ऑब्जर्व होता है ऑल वर्ल्ड में, और ये उस समय ये जो योगा डे जो है, नेशनल योगा डे ऐसा कुछ है, वो ऑब्जर्व होता है। ये मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद ही चालू हुआ। तो ये उस समय जो 2016 में जब योगा डे हुआ, उसका अरेंजमेंट ऋषिकेश में होना था। तो होने से पहले एक अखबार में एक फोटो आया, टीवी में, न्यूज़पेपर में भी, नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके वो एक इस्कॉन का एक सन्यासी जिसका नाम है राधानाथ स्वामी, इस्कॉन का एक सन्यासी है, उनके साथ एक फोटो ऋषिकेश में, फोटो बहुत बड़ा बैनर लगा था। और टीवी में भी एक प्रोग्राम कुछ चल रहा था, मैंने देखा है कि योगा फेस्टिवल कैसे ऑर्गेनाइज होगा, इसके बारे में नरेंद्र मोदी और ये जो राधानाथ स्वामी इस्कॉन का जो है बैठ के कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, आने वाले प्रोग्राम कैसे होगा। बहुत ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हैं, ऐसे डिस्कशन होता रहता है कैसे ऑर्गेनाइजेशन होगा, कौन कौन आएंगे। तो मैंने जब ये देखा तो ऋषिकेश में मैंने बहुत लोगों को बताया था, ये जो राधानाथ स्वामी हरे कृष्ण का है, ये एक नंबर का ये बदमाश है, ये कई सारे मर्डर केस में फंस चुका है, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैकमेलिंग, और ये बड़े बड़े क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ये आदमी, किसी मंदिर का प्रॉपर्टी को ज़बरदस्ती ले लेना, कब्जे में ले लेना, ये सारी कामों में ये जो सन्यासी है ये इन्वॉल्व है। और ये देखो, ये सन्यासी नरेंद्र मोदी के साथ भी उसका कनेक्शन है। तो ये जो मैंने ऋषिकेश में किसी लोगों को बताया था, इसकी वजह से बीजेपी ऋषिकेश, हरिद्वार, इस उत्तराखंड जो है, उस समय बीजेपी का बहुत बोलबाला, कम से कम 80% लोग तो बीजेपी सपोर्टर थे। धीरे धीरे ये बात फैल गया कि ये जो सन्यासी है, मैं हूँ, मैं ऋषिकेश जाता था घूमने, हरिद्वार जाता था, तो पता चल गया कि ये आदमी इसका, ये बीजेपी की अगेंस्ट में ये कुछ बोल रहा है। इसकी वजह से बीजेपी वाले भी धीरे धीरे, मेरा बीजेपी के साथ एनिमिटी क्रिएट हुआ। ये 2 इंसिडेंट मैंने बताया आपको। एक होता है योगा, ये जो योगा बताया आपको ऋषिकेश राधानाथ स्वामी के साथ नरेंद्र मोदी का फोटो जो मैंने देखा, मैंने बताया। और दूसरा है ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया में योगा जो एडवर्टाइजमेंट निकला था, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 2 इंसिडेंट हो गया।
एनिमिटी, अब एनिमिटी बीजेपी के साथ मेरा धीरे धीरे शुरू हो गया। पहले एनिमिटी था इस्कॉन के साथ, अब बीजेपी के साथ मेरा धीरे एनिमिटी धीरे धीरे बढ़ता रहा। 2017 में जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भारत की जो पारंपरिक शास्त्र हैं, उपनिषद है, गीता है, भागवतम है, पुराण है, और उसके साथ साथ हमारी जो वैष्णव आचार्य हैं उसका भी किताब हम शास्त्रों अध्ययन करते हैं। और भारत की जो सभ्यता है, इतिहास है, उसके बारे में भी हम किताब पढ़ते रहते हैं। तो मैंने जब भारत की इतिहास जो है, जो ओरिजिनल इतिहास है, जो पॉल्यूटेड नहीं है, जिसमें कोई करप्शन नहीं है, आजकल जो हम स्कूल कॉलेज में जो इतिहास पढ़ते हैं वो कितना गलत इतिहास हमको पढ़ाया जाता है, ये मुझे कुछ आइडिया था कि हम स्कूल कॉलेज में जो इतिहास पढ़ते हैं वो गलत इतिहास है। तो ओरिजिनल इतिहास क्या, हिस्ट्री क्या है, अलग अलग लोग जो लिखे हैं उसके बारे में मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, मैं कुछ खोज कर रहा था। तो खोज करते करते मुझे ऐसे व्यक्तियों के द्वारा लिखी हुई जो ओरिजिनल हिस्ट्री है हमारी भारत का, भारत क्या है, भारत की सभ्यता क्या है, इतिहास क्या है, जो ओरिजिनल सोर्स है, इतिहास है, जो हमसे मतलब हम जो इंडियन हैं, भारतीय हैं, हमसे छुपा के रखा गया है मुसलमान के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, और उसके बाद जो कांग्रेस जो आए, ये सत्ता पे जो नेता लोग आए, पॉलिटिशियन के द्वारा, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, हिस्ट्री है, ये जो ओरिजिनल इतिहास है उसको छुपा के रखा गया है, किसी को बताते नहीं। जिस तरह से एक फॉर एग्जांपल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो लाइफ के बारे में जो डॉक्यूमेंट्स है छुपा के रखे थे, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में डॉक्यूमेंट्स से छुपा के रखे थे। बाद में इस डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाइड हुआ, उससे पहले क्लासिफाइड था, गवर्नमेंट के अंडर में रहता था, वो किसी को देते नहीं थे। जब वो इंफॉर्मेशन एक्ट आया और आरटीओ में जो बिल आया, पास हुआ कि हमको जानकारी है, उसको क्या कहते हैं, द राइट टू इंफॉर्मेशन, और फिर जब ये डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाइड हुआ तो बहुत कुछ बातें पता चला। आज सब लोग जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में, भगत सिंह के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, सब जानकारी सब खुल के आ रहा है, कांग्रेस की पार्टी के बारे में। तो ये जो इतिहास है, ये जो हिस्ट्री है, इसको भी छुपा के रखा गया था। तो इसके बारे में मुझे वो सोर्स की मेरा हाथ लग गया। तो जब हम वो इतिहास से पढ़े तो हम तो दंग रह गए, बहुत कुछ चीज़ें जानकारी मिला। जो ये इतिहास जिन लोगों ने पहले से डॉक्यूमेंट्स बना के रखे हैं, उनको पहले से जो गवर्नमेंट थे, कांग्रेस पार्टी जो शासन करते थे पहले सब ज़माने में, इसका बीजेपी आने से पहले, उन लोगों ने उन लोगों को डोमिनेट कर दिया, सोशली बॉयकट करके डोमिनेट करके उनको पूरा दबा दिया, ताकि वो लोगों की जो किताब है वो मार्केट में आ नहीं सके। मार्केट से किताब गायब हो गया, गायब कर देते थे, किसी को पता नहीं चलता था। तो हमको जब इस किताब के बारे में पता चला तो मैं जो पढ़ा, पहले तो मैंने सब पढ़ा 2017, कम से कम 1 साल तक मैंने स्टडी किया कि एक्चुअली वो मैटर क्या है। जो पता चला तो हम तो दंग रहे, आश्चर्यचकित हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे हमको पता चला कि जो ताजमहल है वो हिंदुओं का है, तो इस तरह से बहुत कुछ बातें पता चला। मक्का मदीना के बारे में पता चला, इस्लाम रिलीजन के बारे में पता चला, क्रिश्चियनिटी जो उनका जो वटिकन सिटी है वो पता चला। कहते ब्रिटिश लोगों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश के जो शासन किए 200 साल, उन्होंने एक्चुअली हकीकत में क्या हमारे देश के साथ कैसे बर्ताव किए थे, हमारे लोगों के साथ, हमारे देश के साथ, हमारी परंपरा के साथ, हमारे इतिहास के साथ जिस तरह से वो छेड़खानी किए थे, अत्याचार किए थे, वो सब का रियल जो हकीकत जो इतिहास है वो सब सामने आया। तो एक उस समय 2017-18 में, 18 की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय गूगल चैनल का एक था, प्लस गूगल चैनल, गूगल कंपनी का एक, जैसे जीमेल गूगल कंपनी का है, ठीक उसी तरह से एक चैनल था गूगल प्लस, जैसे फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है, गूगल प्लस ऐसा ही होता था। तो गूगल प्लस में मैंने लिखना चालू किया इतिहास के बारे में और हिस्ट्री के बारे में, ये जो सीक्रेट जो नॉलेज है, रियल इतिहास है। तब ये जो हमने लिखना चालू किया, मैंने क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में कुछ लगा, जीसस क्राइस्ट के बारे में, ये जो इस्लाम के बारे में कुछ मैंने लिखा था। ये प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट जो है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनको ये बात अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये जो पॉलिटिशियन हैं, ये हर इनको वोट से मतलब होता है। अच्छी अच्छी बात करो, सबको खुश करो, सबको लॉलीपॉप दिखाओ, वोट ले लो,
हम सब भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। ये फिलोसफी उनका रहता है। उनको वोट चाहिए, सबको खुश करके वोट ला के दिल्ली की सत्ता हासिल करना है, इनका ये धंधा चलता है। इन लोगों को ये अच्छा नहीं लगता कि कोई इस तरह की जो रियल इतिहास है, रिलीजन है, ये सब छुपा के जो डॉक्यूमेंट्स है, ये किसी को पता ना चले। और पता भी चल गया, इसके बारे में कोई डिस्कशन ना हो, इसके बारे में कोई कुछ लिखे नहीं, यूट्यूब में कोई मीडिया के द्वारा कोई प्रचार ना करे, ये चाहते हैं ये। जब मैंने मीडिया गूगल प्लस चैनल को यूज़ किया, इस बारे में लिखना शुरू किया, जैसे मैंने लिखना शुरू किया कि ताजमहल हिंदू मंदिर है, इसके बारे में एविडेंस देना शुरू किया, पूरा डिटेल्स मैंने लिखा, जो जो मुझे प्रमाण मिले थे। तो ये जो बीजेपी गवर्नमेंट जो है, ये पूरा 80% वो मेरी अगेंस्ट में आ गए। हमारी जो एनिमिटी है बीजेपी के मेरे बीच में, एनिमिटी 80% तक आ गया। मतलब उन्होंने अब डिसीजन ले लिया कि इसको डोमिनेट करना है। फिर बीजेपी का, जब मैं मुंबई में रहता था तो बीजेपी का जो ब्रांच है आरएसएस है, आरएसएस बीजेपी मिलके वो उनका प्लानिंग चालू हो गया, वो गेम चालू हो गया। मतलब जैसे पहले इस्कन मुझे चाहता था कि मैं मुंबई में रह रहा हूँ, मुझे किस तरह से डोमिनेट किया जाए, अब इस्कन के साथ साथ बीजेपी भी आड़ हो गया। अब 2 पावरफुल पार्टीज हो गए मेरे अगेंस्ट में। अब इन दोनों का मकसद है कि मुझे मुंबई से हटाना है, और मेरी जो सर्वाइवल प्रोसेस है, मैं योगा सिखाता हूँ, कहीं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, उसका सर्वाइवल प्रोसेस को काट दिया जाए। योगा सिखा नहीं सकेगा, कहीं काम नहीं कर सकेगा, तो खाएगा क्या, रहेगा क्या? बिना पैसों के मुंबई में थोड़ी कोई रह सकता। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन पे तो जाता नहीं हूँ। तो जब खाने को नहीं मिलेगा, पैसा कमाई, इनकम नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? मुंबई छोड़ के कहीं भाग जाएंगे, जंगल में जाकर रहेंगे, वो हिमालय में जाकर रहेंगे, तो रास्ते से हट जाऊँगा मैं। तो ये दोनों का मकसद यही था, और दोनों मिल के वो गेम खेलना शुरू कर दिया। लेकिन वो गेम इतना डेंजरस नहीं था। मतलब मुझे वो फिजिकली और मेंटली हरासमेंट करते थे, लेकिन उनका ये नहीं था कि सुपारी देके इसको उड़ा दो, ऐसा कोई उनका इरादा नहीं था। लेकिन ये भी तरीका उन्होंने बाद में अप्लाई किया। कैसे हुआ? जब सुशांत सिंह SSR का केस हुआ, सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ, बहुत बड़ा केस हुआ, आप लोग जानते होंगे। उस समय बहुत सारे यूट्यूब चैनल के जो छोटे मोटे चैनल थे, वो सुशांत सिंह राजपूत की केस को उछाल कर वो भी हाईलाइट हो गए मार्केट में। उनका क्या कहते हैं उसको, TRP बढ़ गया। उसमें से कई ऐसे चैनल है जो, बाकी तो जनरली 80-90% फ्रॉड होते हैं, लेकिन कुछ चैनल हैं जो ठीक देते हैं, डाटा देते हैं। उसमें से कुछ चैनल थे जिन चैनल के साथ मैं जुड़ा रहा। मतलब वो चैनल में देखता था, और मैं कुछ कमेंट भी देता था, लाइक करता था, सब्सक्राइब करता था, अपना ओपिनियन देता था। तो सुशांत सिंह केस में मैंने एक चैनल में देख रहा था, टीवी चैनल। तो सुशांत सिंह RSS का मर्डर केस के बारे में डिस्कशन हो रहा था। उस चैनल में कई ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया में जो आज़ादी की लड़ाई लड़े थे। 1947 जो हमारी आज़ादी हुआ, वो कुछ उम्र वाले 70-80 साल के लोग हैं जो आज़ादी की लड़ाई देखे थे, या देखे हैं, या उसके बाद लड़ाई भी किए हैं। ऐसे लोग उस चैनल से जुड़े थे। तो बात सुशांत सिंह राजपूत के आते आते मुंबई के बारे में भी, क्योंकि मुंबई में इंसिडेंट हुआ है, मुंबई के जो पॉलिटिशियन हैं अलग अलग पार्टी के, उनके बारे में नेचुरल डिस्कशन होगा। कौन पार्टी के नेता क्या क्या इसमें, तो जो RSS SSR केस है वो तो बिल्कुल आप जानते होंगे कितने पॉलिटिकल पार्टी उससे जुड़े हुए हैं। पुलिस हो चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, अंडरवर्ल्ड हो, सब कैसे फिल्म, जो गटरवुड है जिसको बॉलीवुड कहते हैं, मैं उसको गटरवुड कहता हूँ, वो भी जुड़े हुए हैं। ड्रग्स का कारोबार है। तो इस तरह से सब डिस्कशन होने लगा कि बीजेपी की कई सारे नेताओं का नाम भी आया कि आखिर ये, चाहे वो एक मराठी आदमी वो कांग्रेस में हो, चाहे बीजेपी में हो, चाहे किसी और पार्टी में हो, लेकिन मराठी एक हो जाते हैं। मैं भी मराठी, वो भी मराठी, तुम भी मराठी, मराठी भाई हो के एक हो जाते हैं। तो एक मराठी जब गलती करता है, दूसरी मराठी जो उसको कवर अप करता है, ये ऐसा भी होता है। तो बीजेपी के कई नेताओं का नाम भी आया इस SSR केस में। तो ऐसे ही एक आदमी है जो मैं यूट्यूब चैनल देखता था, एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल, नाम नहीं बताऊंगा। तो डिस्कशन चल रहा था, तो बीजेपी के बारे में भी डिस्कशन होने लगा।
तो वो एक आदमी थे जिनका उम्र कम से कम 70 साल के आसपास होगा। वो आज़ादी के समय के आदमी हैं, देश के लिए कुछ लड़े भी हैं और जेन्युइन आदमी हैं, ऑनेस्ट आदमी हैं। तो वो बोल रहे थे कि किस तरह से बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को आप जानते होंगे, महाराष्ट्र का भी वो शायद वाइस चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऐसा कुछ हैं। तो वो आदमी बता रहे थे, जो बुजुर्ग आदमी यूट्यूब में, कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को डाउन करने के, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है और उनकी बदले उनकी ऑल्टरनेटिव वो एक दूसरे नेता है जिनको वो ऊपर उठाना चाहता है उनके अगेंस्ट में, देवेंद्र फडणवीस के अगेंस्ट में। अब देवेंद्र फडणवीस कौन है? वो बीजेपी के आदमी है। अब बीजेपी उनको डोमिनेट करना क्यों चाहता है? बीजेपी जनरली 2020 की बात है ये, जब सुशांत सिंह केस हुआ था। बीजेपी जनरली गुजरातियों की कब्जे में है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये दोनों की कब्जे में है बीजेपी, सभी जानते हैं, ये ओपन सीक्रेट है। महाराष्ट्र क्या है, मुंबई क्या है? ये फाइनेंशियल कैपिटल है। देवेंद्र फडणवीस कौन है? एक यंग आदमी है, पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश बोलते हैं, अच्छी पर्सनालिटी है, ऑनेस्ट है, ऐसा कोई ज़्यादा करप्शन उनकी चार्ज अगेंस्ट में तो है नहीं। देवेंद्र फडणवीस अगर मुंबई में हाईलाइट हो जाते हैं, एक अच्छे स्ट्रांग नेता बन के उभर के आते हैं, ऊपर आते हैं, महाराष्ट्र में उनका नाम हो जाता है, बहुत सारे एमएलए वगैरह उनके पास आ जाते हैं, उनके पास एमएलए भी रहते हैं, बीजेपी के एमएलए भी रहते हैं। अगर मुंबई में वो पावरफुल बन जाएंगे, जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है, तो दिल्ली कितना दूर रहा? बीजेपी का एक लीडर, मुंबई का एक लीडर, जो बीजेपी का एक लीडर, अच्छा खासा यंग पर्सनालिटी, इंग्लिश बोलने वाला, अगर मुंबई में वो हाईलाइट हो जाता है, स्ट्रांग लीडर अपने आप को एस्टैब्लिश करता है, तो बीजेपी की जो पार्टी का, बीजेपी पार्टी का जो क्या कहते हैं, कंट्रोल है, गुजरातियों के हाथ से हटकर मराठियों के हाथ पे ट्रांसफ़र हो जाना, ये बहुत आसानी से हो सकता है। जैसे अमित शाह और मोदी कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से हो सकता है कि पासा पलट जाए और मराठी देवेंद्र फडणवीस और कोई नेता मुंबई का उनकी कंट्रोल में आ जाए, और मुंबई मराठी और गुजराती को बीच में कंपटीशन चलता है। तो अमित शाह और मोदी कभी नहीं चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस हाईलाइट हो जाए मुंबई में, पावरफुल बन जाए। तो इसके बदले में उसके अंडर में कोई दूसरे ऑर्डिनरी आदमी को, जिसका पर्सनैलिटी इतना अच्छा नहीं है, उसको वो उठा देते देवेंद्र फडणवीस की अगेंस्ट में। ये बात, ये मेरा बात नहीं है, ये बात वो जो 70 साल की जो बुजुर्ग आदमी है, एक पर्टिकुलर टीवी यूट्यूब चैनल में ये सब जो सुशांत सिंह राजपूत का केस डिस्कशन हो रहा था, वो ये सब बातें बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि बीजेपी के नेताओं का नाम भी उस केस में, सुशांत सिंह केस में आया था, बहुत लोगों की नाम आया था। तो ये बातें सो हमें भी सुनने को मिला। तो ये तो बहुत प्रैक्टिकल है, जिसको कुछ पॉलिटिकल, कुछ सिनारियों के बारे में, इंडिया की कैसे पॉलिटिकल राजनीति का सिस्टम है, क्या क्या चल रहा है आज की तारीख में, जो जानता है, कॉन्शियस है, वो समझ जाएगा कि इसके पीछे कितना सच है, कितना झूठ है। तो ये बात एक आदमी जाना, दो आदमी जाना, मैं किसी को बताया, दूसरा किसी को बताया, तो बात तो फैलता है। ये बातें जो मैंने एक दो आदमी को बताया, तो पहले बीजेपी के साथ मेरा तो एनिमिटी था। ये बातें जो मैंने एक दो आदमी को बताया, तो ये भी बीजेपी वालों को पता चल गया कि ये जो साधु है, इस्कॉन का सन्यासी, यहाँ के योगा सिखाता है, ये भी, इसके बारे में भी ये पब्लिक को बोल रहा है। तो ये जो इंसिडेंट था, ये एक टर्निंग पॉइंट हो गया। बीजेपी मेरे बीच में, जो पहले मैंने बताया था कि 80% हमारी एनिमिटी थी, ये एनिमिटी 100% आ गया। अब जैसे इस्कॉन डेड अगेंस्ट में था मेरा, एकदम अगेंस्ट में, ऐसे बीजेपी वाले भी मेरे डेड अगेंस्ट में आ गए। तो इस्कॉन तो अपनी ताकत लगा रहा था, पावरफुल ताकत लगा था कि इसको मुंबई से हटाया जाए, उसके जोगा बंद कर दिया जाए, मुंबई से भगा दिया जाए। ठीक उसी तरह से बीजेपी भी उनके साथ जुड़ गए, तो दोनों पावरफुल बन गए। और मेरे अगेंस्ट में अब वो दोनों एक साथ काम करने लगे। अब बीजेपी वाले क्या किए ना, इस्कॉन तो मुंबई में इस्कॉन पावरफुल है, जुगू इस्कॉन जो है सब जानते हैं, मुंबई में उनका बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक उसी तरह से पूरा उत्तराखंड जो, यूपी उत्तराखंड जो है,
हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री उस साइड में जो है, और बीजेपी पावरफुल है। तो उसके बाद क्या हुआ ना, मैं हरिद्वार जाता हूँ, गंगोत्री जाता हूँ, बद्रीनाथ जाता हूँ, ऋषिकेश जाता हूँ, वहाँ रहता हूँ आश्रम, अलग अलग आश्रम में रहता हूँ। तो बीजेपी वाले मुझे, अब उनका जो पावर है, वो इन्फ्लुएंस है हरिद्वार ऋषिकेश एरिया में, खास करके जो शंकराचार्य संप्रदाय है, ये जो भगवान को निराकार मानने वाले जो लोग हैं, ये जो नरेंद्र मोदी है, ये त्रिपुंड लगाता है ना, रावण जैसा, गला में रुद्राक्ष माला डालता है, त्रिपुंड लगाता है, ये सब शंकराचार्य संप्रदाय के लोग ये सब करते हैं। रामकृष्ण मिशन शंकराचार्य, और हरिद्वार ऋषिकेश में वही संप्रदाय का लोग जो ज़्यादा रहते हैं। तो बीजेपी का काफ़ी मतलब कई सारे जो हैं रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो हम तो ऐसे हम तो, अगर आप पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं, इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में, आपको पता चलेगा कि हिंदू दो तरह के होते हैं। एक होता है न्यूट्रल हिंदू, निरपेक्ष हिंदू, जो हिंदू है, उससे किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा, मतलब उससे कोई कनेक्शन नहीं है, एक आम आदमी होता है, काम करता रहता है, नॉर्मल हिंदू। और एक होता है संघी हिंदू, बजरंग दल, आरएसएस वाले, बीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, ये संघी हिंदू हैं। हरिद्वार ऋषिकेश में जितने हिंदू हैं, ये इनमें से ज़्यादातर लोग 80-90% लोग संघी हिंदू हैं, ये बीजेपी हिंदू हैं। ये जो बीजेपी के साथ मेरा एनिमिटी क्रिएट हुआ, तो हरिद्वार ऋषिकेश और ये उसी लाइन में उत्तराखंड में इन लोगों ने आपस में मीटिंग करके, उनको एक सीक्रेट मीटिंग हो जाता है, वो सब एक आदमी को जब टारगेट में लेते हैं, तो उनका जो बीजेपी का इन्फ्लुएंस की वजह से किसी भी आश्रम में, अगर आपको बीजेपी के साथ एनिमिटी है, किसी भी आश्रम में आप जा नहीं सकते। और पूरा उनका एकदम खबर पहुंच जाता है, हिमालय से, गंगोत्री से लेके हरिद्वार तक, उनका जो चैनल है, उनका ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी का, तो खबर हो जाता है कि ये आदमी हमारे अगेंस्ट में बात करता है, ये हमारा एनिमी है। और जब ये एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरा तीसरा ऐसा करके पूरा खबर जब हो जाता है, तो हरिद्वार ऋषिकेश में कोई आश्रम आपको जगह नहीं देगा, आप कहीं रह नहीं सकते। तो बीजेपी क्या किया ना, पूरा हरिद्वार से लेके गंगोत्री तक, बद्रीनाथ तक जितने आश्रम हैं, उन्होंने पूरा एक कैंपेनिंग चलाए ताकि किसी आश्रम में मुझे रुकने के लिए नहीं दिया जाए। तो एक आपको मुंबई छोड़ना, मुंबई में इस्कॉन क्या कर रहा है, ताकि मैं मुंबई से हट जाऊं, मेरा सर्वाइवल प्रोसेस बंद हो जाए। तो कभी कभी मैं ऋषिकेश हरिद्वार भी जाता था, गंगोत्री जाता था, वहाँ 1 महीना 2 महीना रहता था मैं, फिर छुट्टी कटा के फिर आ जाता था मुंबई में। तो अब वहाँ से भी वो चाहते थे, बीजेपी चाहे कि इसको उत्तराखंड से ये किसी आश्रम में ना जा सके, उसको बंद कर दिया जाए। तो मुंबई में खाने को नहीं मिलेगा, और ऋषिकेश हरिद्वार में इसको खाने को नहीं मिलेगा, रहने को नहीं मिलेगा। तो इसको ये तो बर्बाद हो जाएगा, पागल हो जाएगा, कहीं गंगोत्री में कहीं चला जाएगा, छोड़ के कहीं जंगल में चला जाएगा। उनका ये प्लानिंग था। तो उसी दिन से मुझे करीब 2018 से मुझे हरिद्वार ऋषिकेश में सर्वाइव करना, जो मैं अलग अलग आश्रम में रहता था, वो करीब 90% आश्रम ऐसे थे जहाँ मुझे पहले में जाता था, अब वो मुझे मना कर दिए, नहीं आप, हम रखेंगे नहीं आपको, डायरेक्ट मना करने लगे, किसी आश्रम में आपको रहने नहीं दिया मुझे। और जहाँ अगर गलती से कोई आश्रम वाले मुझे रख भी देते थे, जिस दिन मैं रहता था उसके अगले दिन ही ये बीजेपी के एजेंट वहाँ पहुँच जाते थे। पहुँच के आश्रम का जो महंत है उसका माइंड वॉश करके 1-2 दिन में वो आश्रम का महंत मुझे प्रॉब्लम देता था, खाने पीने में प्रॉब्लम देता था, मिसबिहेव करता था, तो ऑटोमेटिक आप आश्रम छोड़ के चले जाएंगे। मैं आश्रम छोड़ के चला जाता था। तो ये पूरा शुरू हुआ। तो फिर मैंने कोरोना के टाइम में मैं उड़ीसा आया था। तो उड़ीसा में भी मुझे उन लोगों ने, बीजेपी वाले ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किए। कोरोना टाइम था, आप जानते हैं कितना मुश्किल पीरियड होता है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन था वो। खाने पीने को भी प्रॉब्लम था, मैं सब था, मेरे पास पैसा भी नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे कुछ पैसा भी मिला, और मैं उड़ीसा में एक मकान किराए पे लिया और वहाँ रहता था। तो बीजेपी वाले मुझे काफ़ी परेशान करते थे। परेशान कैसे करेंगे आपको, वो मेंटल फिजिकल टॉर्चर करते हैं। और ख़ास करके ये भी बात ध्यान रखिए, जो हम हिंदी फिल्मों में हम देखते हैं कि जो माफिया लोग होते हैं, गुंडे लोग होते हैं, किस तरह से किसी को, अगर आम आदमी होता है, किससे वो आम आदमी को कैसे टॉर्चर करते हैं, कैसे परेशान करते हैं, कैसे कैसे तरीका वो अपनाते हैं किसी आदमी को टॉर्चर करने के लिए, परेशान करने के लिए। जैसे 1-2 एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे एक फिल्म है सरकार, अभी सरकार 3 आ रहा है, ऐसे बहुत सारे फिल्म हैं, आप देखेंगे कैसे गेम चलता है,
तो बीजेपी जो है वो इस तरह की गेम मेरे साथ खेलता था, और ये गेम का जो रेंज है बहुत नीचे से लेके बहुत ऊपर तक उसका अलग अलग प्लानिंग है। छोटे से छोटे प्लानिंग से लेकर बड़े से बड़ा प्लानिंग है करते थे वो मुझे टॉर्चर करने के लिए। उसका मैं एक दो एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आपकी समझ में आएगा। एकदम छोटा आपको एकदम नीचे लेवल में परेशानी करना है। कैसे करेंगे? आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई आदमी आएगा, आके आपकी पैर के पास में ही थूकेगा आपको, जैसे कि वो थूक बिल्कुल आपको आपके ऊपर जैसे गिर जाएगा। ऐसे आप जा रहे हैं, आगे से जा रहे हैं, कोई पीछे से गाड़ी लेके आएगा, बाइक पे आएगा या कार में आएगा, और बहुत स्पीड से आके आपकी पूरा शरीर से घिसते हुए चला जाएगा वो गाड़ी वाला। या तो फिर आप किसी दुकान से कुछ खरीद रहे हैं, उस दुकान में वो सामान है, लेकिन आप पूछेंगे कि मुझे वो सामान चाहिए, तो वो ये दुकानदार को वो पहले से इशारा कर देंगे या ऐसा कुछ करेंगे, तो दुकानदार मना कर देगा, नहीं हम इसको बेचेंगे नहीं, आपको नहीं देंगे। या तो ऐसे करेंगे, आप जिस मकान पे, जैसे मैं रहता था, मकान मालिक के घर में रहता था, मेरा एक कमरा था, और उस मकान मालिक के यहाँ और भी एक आदमी भाड़े पे रहते थे। तो प्रॉब्लम ये था, मैं एक 1 बेडरूम फ्लैट भाड़े पे लिया था, और मेरे पास में भी एक कमरा था जो एक सिंगल रूम का कमरा था, उसमें भी कोई लोग रहते थे। लैट्रिन बाथरूम, टॉयलेट और बाथरूम, हम दोनों जो भाड़े पे रहते थे, मैं था, कोई दूसरा आदमी एक दूसरे कमरे में था, दोनों एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम यूज करते थे। अब वो दूसरा आदमी जो था उसको जो बीजेपी वाले ने उसको पैसा देके उसका माइंड वॉश करके वो आदमी को कुछ सिखा दिया। तो वो क्या करता था, सुबह उठ के जब आप बाथरूम में जाएंगे, टॉयलेट में जाएंगे, वो आदमी टॉयलेट किया होगा, पानी नहीं डाला होगा, या टॉयलेट में चारों ओर थूका होगा उसने, अब पैर रखने के लिए जगह भी नहीं होगा। अगर उसमें कोई टॉयलेट में कोई बाल्टी रखा है, मग रखा है, तो बाल्टी होगा तो मग नहीं होगा, मग होगा तो बाल्टी नहीं होगा, तो आप सुबह उठते ही आपको परेशानी होगा। इस तरह का वो गेम खेलते हैं। ये वहाँ से लेके ये छोटी छोटी घटना, तो यहाँ से लेके बड़े बड़े कैसे वो प्लान करते थे आपको परेशान करने के लिए। मैंने डिसीजन लिया 2020 में, कोरोना के पीरियड में, कि ये जो बातें हैं, मैं उस समय कटक में था, उड़ीसा में था, तो वहाँ का जो पुलिस कमिश्नर हैं, इस बारे में मैं उनको बताऊँ, या किसी अखबार की जो डेली न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो न्यूज़पेपर छापते हैं, उनके कांटेक्ट करके ये बताऊं किसी रिपोर्टर को कि इस तरह से ये जो पॉलिटिकल गेम खेलते हैं। तो मैंने पुलिस कमिश्नर को पास मैंने डिसीजन लिया कि मुझे जाना है, मान लीजिए कल जाना है। तो सुबह जब मैंने निकला, ऑटो लेके पुलिस कमिश्नर की तरफ गया। मेरे घर से पुलिस कमिश्नर का जो हेड ऑफिस है वो कम से कम 8-9 किलोमीटर है। तो जब मैं रास्ते में रिंग रोड, जैसे मुंबई का रिंग रोड होता है, समुद्र के किनारे जाता है, तो ऐसे रिंग रोड में जा रहा था। तो मेरे पीछे जब मैं घर से निकला, जैसे ही मैं रिंग रोड में आया, एक पुलिस वैन में, उनको किस तरह कैसे पता चला, वो मुझे फॉलो कर रहे थे बिल्कुल शैडो जैसे, तो उनको पता चल गया मैं जा रहा हूँ पुलिस के पास। तो एक वैन में 3-4 कांस्टेबल, एक सब इंस्पेक्टर, एक इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर ऊपर का लेवल के भी जो ऑफिसर हैं, चाहे एडिशनल एसपी ऐसा कुछ होंगे, वो पूरा वैन में लोड होके, 2-2 वैन में पूरा फुल, कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और एडिशनल एसपी जो पूरा 2-2 वैन में फुल होके, मैं ऑटो में जा रहा था, और मेरे ऑटो के पीछे पीछे चल रहे थे, बीच बीच में सायरन बजा रहे थे। और जब मैं आधे रास्ता क्रॉस कर गया, 10 किलोमीटर, कम से कम 5 किलोमीटर क्रॉस कर गया, तो वो मुझे ओवरटेक करके मेरे आगे निकल गए। वो कंफर्म हो गए, मतलब मैं कमिश्नर को मिलने के लिए जा रहा हूँ, रिपोर्ट देने जा रहा हूँ। तो मेरे पहुँचने से पहले, ये 5 मिनट 10 मिनट पहले कमिश्नर के ऑफिस में जाके ये लोग पहुँच गए, और सब जाके ऑफिस के जो कंपाउंड है, कंपाउंड में खड़े थे वहाँ। तो मैं 5 मिनट के बाद में जाके वहाँ पहुँच गया, ऑटो लेके पहुँच गया। मैं उतरा ऑटो से, मैं कंपाउंड में एंट्री किया, देखा तो ये लोग खड़े हैं। तो उनको पता चला गया, मतलब कंफर्म हो गया ये यहीं आया है। उनके मन में होगा, कोई डाउट होगा कि यहाँ आएगा या कहीं और जाएगा। तो उनको जब एंट्री किया तो पता चल गया, मतलब ये कमिश्नर को रिपोर्ट देने के लिए आया है, एफआईआर देने, कुछ एफआईआर एलिगेशन, कुछ कंप्लेन देने के लिए आया है। तो जैसे ही मैंने एंट्री किया, फिर उनका इशारा से काम हो गया। ऑफिस का जो क्लर्क था मुझे कहा बैठिए, क्यों आए हैं? मैं बोला कि मुझे कंप्लेन देना है।
किस बारे में रिगार्डिंग, मैं कि ऐसे मुझे बीजेपी पॉलिटिकल वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे उनके बारे में देना है। तो मुझे कहा ठीक है आप बैठिए। तो जब मैंने बैठा, ये जो 2 गाड़ी में भ्यान में लोड होके इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, एडिशनल एसपी सब थे, बड़े बड़े रैंक के जो ऑफिसर है, वो चले गए कमिश्नर ऑफिस हो गए, एंट्री किए। कम से कम 8-10 लोग थे, सब एंट्री किए कमिश्नर ऑफिस में, जाके चले गए ऑफिस में। आधे घंटे 15-25 मिनट के 20-25 मिनट के बाद फिर ये जो एसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर उसके साथ साथ से बाहर निकले, उनके पीछे पीछे कमिश्नर भी निकल के आया। सब कम से कम 6-7 आदमी मेरे सामने आ खड़े हो गए। तो मुझे पूछे, मैं भी खड़ा हुआ, मुझे बस क्यों आए हो? मैं कहा सर ऐसा ऐसा है, मैं एलिगेशन देने आया हूँ, कंप्लेन देने आया हूँ, मुझे ऐसे परेशानी हो रही है, ये बीजेपी वाले जो हैं मुझे ऐसे परेशान कर रहे हैं। उसके पीछे इस्कन वालों का भी नाम लिया, मुझे फिजिकली मेंटली टॉर्चर करना चाहते हैं, और मैंने बाकायदा लिख के लिया था कागज़ में। तो वो कमिश्नर जो थे बोले ठीक है आप एक काम कीजिए, हम बाहर जा रहे हैं, इमरजेंसी काम है, आप ये एलिगेशन जो है, जो क्लर्क बैठा है टेबल पे, उनको दे दीजिए, वो रिपोर्ट लिख देंगे और हम कार्रवाई करेंगे। तो मैंने कहा कि सर ये मामला बहुत सीरियस है, और ये लोग, ये 2020 की घटना है, कोरोना, उस समय कोरोना पीरियड, कोरोना चल रहा था, मैं कोरोना टाइम में गया था वहाँ। मैं बोला कि मैं जब इससे यहाँ कोरोना जब लगा, उस समय मैंने था विष्णुप्रयाग में, बद्रीनाथ के नीचे विष्णुप्रयाग होता है, मैं वहाँ था, और वहाँ ये लोग मुझे मारने की कोशिश किए थे। मेरे रूम पे वो सांप छोड़ दिए थे, मैं जहाँ था वहाँ का पानी बंद कर दिए। मैं रूम में रहता था, एक मंदिर में, आश्रम में रहता था, बीजेपी वाले आश्रम में जो नल है, पानी आता है तो पानी बंद कर देते थे बीच बीच में। मेरे रूम में सांप छोड़ते थे ताकि डर के मारे मैं भाग जाऊँ, तो ऐसा करते थे। मेरे पीछे पीछे 4-5 गुंडे भी लगा के रखे थे, बीजेपी वाले जो पट्टी बांधते हैं ना, भगवा रंग का सर पे बांधते हैं, गले में डालते हैं, ऐसे डाल के मेरे पीछे पीछे आते थे मैं डराने के लिए। वहाँ से मैं भाग के चला आया था। तो मैंने बोला कि सर जो कमिश्नर की, सर सीरियस मामला है, मुझे रिपोर्ट आपको देना है। तो बोला कि नहीं एक ही बात है। तो कमिश्नर बोला आप दे दीजिए, वो क्लर्क को दे दीजिए, वो रख लेगा, बाद में हम पता चले तो हम एक्शन लेंगे, आप आराम से जाइए। तो मैं समझ गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है, तो मैं रिटर्न आ गया जहाँ रहता हूँ मैं, घर में। तो मैं जिस एरिया में रहता, कटक में, उड़ीसा में, तो मेरा भी वहाँ कुछ पॉलिटिकल लोगों के साथ, मेरा अलग अलग जो पार्टी हैं, मेरा जान पहचान है। खास करके वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी जो है, CPM पार्टी है, उनके साथ मेरा जान पहचान। मैं बचपन में वहीं उसी एरिया में रहता हूँ, हमारा परमानेंट घर भी वहीं है। तो एक कम्युनिस्ट नेता जो, उनके साथ मेरा रिलेशन था, मैंने जाके उनको बताया कि ये घटना हुई है। मैं कमिश्नर के पास गया था, और वो कमिश्नर ऐसा बोला कि आप दे दीजिए, हम बाद में कार्रवाई करेंगे, और मुझे लगता है कुछ नहीं करेगा। फिर वो कम्युनिस्ट नेता मुझे बताया कि देखो वो जो आदमी है, बीजेपी का जो उस समय का जो होम मिनिस्टर ना कुछ था, और जिसका नाम है राजनाथ सिंह, वो सभी जानते हैं राजनाथ सिंह को, बीजेपी का जो मिनिस्टर है। तो ये जो कमिश्नर है, वो कमिश्नर का नाम था, वो भी सिंह करके था, कुछ प्रकाश सिंह, आकाश सिंह, ऐसा कुछ था, वो सिंह था। तो वो कम्युनिस्ट लीडर बोला कि ये जो कमिश्नर है वो राजनाथ सिंह का खास आदमी है, तो वो तुम्हारे कंप्लेन का कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं करेगा, वो सुनेगा भी नहीं। तो तुम एक काम करो, तुम जो तुम कंप्लेन दिए थे, उस कंप्लेन को रजिस्ट्री के माध्यम में, पोस्टल जो है वो रजिस्ट्री के माध्यम से उसको भेजो, ऑफिस भेजो, पोस्टल के माध्यम से। जब तुम अपना लेटर, कंप्लेन लेटर रजिस्ट्री करके भेजोगे, तो रजिस्ट्री ऑफिस में एक चिट मिलता है, टोकन मिलता है, जब मैंने भेजा है, तो वो कूपन मेरे पास रहेगा। तो बाद में अगर मेरे ऊपर कुछ अटैक हुआ, कुछ हुआ, मैं थाने में कंप्लेन दूंगा, तो थाना वाला अगर हम पूछेंगे कि आपके ऊपर अगर ये टॉर्चर हो रहा है, पहले कभी पुलिस स्टेशन में आपने कोई कंप्लेन दिए थे, तो मैं वो टोकन दिखाऊंगा कि देखिए मेरा कंप्लेन जो है, मैंने कमिश्नर को तक मतलब इन्फॉर्म किया था, और ये मेरे पास ये रजिस्टर का टोकन है, चिट है, वो जो थोड़ा सा कागज़ है। तो उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं किया। मैं बोल सकता हूँ मेरे पास एविडेंस है, मैंने कंप्लेन किया है पहले। तो मैंने वो फिर रजिस्टर करके मैंने भेजा लिस्ट, लेकिन बाद में कुछ खास कुछ हुआ नहीं। वो थोड़ी देर के लिए वो साइलेंट हो गए बीजेपी वाले, पता चल गया बात बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो साइलेंट हो गए, और फिर मैं बाद में वो थोड़ा मामला ठंडा पड़ गया। तो उसके बाद मैं, ऐसे और भी एक घटना है, इम्पोर्टेंट है। मैं बीच में प्लानिंग किया था, जब मैं कोविड के टाइम उड़ीसा में था, कटक में, तो मैं चाहता था कि कोई टीवी रिपोर्टर हो, किसी खास रेपुटेड जो न्यूज़ चैनल हैं, उनको भी मैं जाके बताऊं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैंने एक कोशिश किया था, लेकिन वहाँ के कुछ मेरे फ्रेंड सर्कल हैं,
मैंने उनसे इंक्वायरी किया था कि ऐसा अगर मैं करना चाहता हूँ तो कोई जान पहचान क्या है किसी के पास, कोई न्यूज़ चैनल के साथ किसका कोई कॉन्टैक्ट है, तो एक रिलेबल कोई पर्सन है जिसको मैं इसे बताऊं, वो रिपोर्ट करे न्यूज़ में कि ऐसा ऐसा एक सन्यासी के साथ ऐसा हो रहा है, ये बीजेपी इस्कॉन वाले ऐसे कर रहे हैं, टर्चर कर रहे हैं। तो ये बात लीक हो गया, क्योंकि मुझे पूरा घेर के तो पूरा हाउस अरेस्ट कर लेते हैं ना किसी को, तो इस तरह से मेरे पीछे मुझे लगता है कम से कम 10-15 आदमी को लगा के रखे थे। आप घर के अंदर हो या बाहर हो, इवन आपके घर में जो रहते हैं वो जो सैटेलाइट कैमरा होता है घर के अंदर में भी आप क्या करते हैं वो भी पता चलेगा, तो वो भी लगा के रखे थे। मैं 100% कन्फर्म हूँ। तो आप घर में रहे या बाहर में रहे, उनका सब रिपोर्ट जाता था कि कर क्या रहा है। पूरा मुझे 15-20 आदमी घेर के रखे थे, बीजेपी के गुंडे जो है। तो ये बात लीक हो गया। वो जो मैं फ्रेंड सर्कल को बताया था उनसे वो पैसा दे के वो बात निकाल दिए। तो आजकल के जो फ्रेंड होते हैं आपको जानते हैं ना, पैसा देंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने जब फिर मेरा एक फ्रेंड है वो मुझे आके बोला कि ठीक है तुम्हारा मैंने काम कर दिया। तो मैं बोला क्या काम किया ना, एक रिपोर्टर को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, एक आज की तारीख में एक नया चैनल एक उभर के आ रहा है, एक नया चैनल है, टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल है जो अभी भी मार्केट में आया है, उसका नाम भी है, अब धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। और क्योंकि जो पुराने रेपुटेड चैनल हैं वो तो इतना ध्यान नहीं देते, कोई मर्डर केस हो गया कुछ हो गया तो शायद सुनते हैं, बाकी जो मेरा जो केस है मेरे पास तो कोई खास एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है, तो अभी वो इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। तो काम कर, जो नए नए चैनल जो आ रहे हैं मार्केट में उनके साथ कॉन्टैक्ट करने से वो देंगे। तो उन्होंने एक नया चैनल को सेट किया, तो वो बोला कि ये रिपोर्टर तुम्हारे पास आएगा चैनल का और वो तुम्हारा इंटरव्यू लेगा और कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा, तो तुमको जो बोलना है और एक उसकी रिपोर्टर के साथ बोल देना, कैमरा के सामने रिकॉर्डिंग हो, टीवी में दिखाएगा, न्यूज़ में दिखाएगा। बाद में तो मेरा जी हो गया। बाद में जो रिपोर्टर आया मेरे पास, वो रिपोर्टर एक मुस्लिम था और वो उनकी चाल चलन हाव भाव में मुझे पता चल गया कि ये रिपोर्टर ये बीजेपी के आदमी है, मुस्लिम है, लेकिन ये सब बीजेपी वाले ही उसको सेटिंग करके भेजे हैं। वो मेरा जो भी कुछ रिकॉर्डिंग करके लेगा या कुछ भी इंटरव्यू लेगा वो कभी उसको न्यूज़ में नहीं दिखाएगा। पूरा गेम मेरे समझ में आया, तो मैंने उसको ज़्यादा कुछ बताया नहीं, थोड़ा बहुत कुछ बताया और लेके चला गया, बाद में कुछ नहीं दिया। तो इस तरह से क्या होता था, जब भी मैं चाहता था कि पुलिस में जाऊं या किसी न्यूज़ रिपोर्टर के पास जाऊं, अखबार में जाकर अपना एडिटर को कुछ बोलूं कि मेरे साथ ये तकलीफ हो रहा है, मुझे परेशान कर रहे हैं, तो ये हर कोई टीवी चैनल हो, चाहे अखबार हो, चाहे ये रिपोर्टर हो, कुछ भी हो, ये बीजेपी वाले उसको कैप्चर कर लेते थे। तो मेरा जो बात है, मैं जो चाहे पुलिस स्टेशन हो, तो मेरी जो बात है जो मैं पब्लिक को बोलना चाहता था कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ये कभी खुल के पब्लिक में नहीं आया। ये बात दबा के वो रखते थे, इस्कॉन वाले और बीजेपी वाले हमेशा दबा देते थे। और यहाँ तक कि मेरे जो फैमिली मेंबर हैं, परिवार के जो जिनके साथ मेरा ब्लड रिलेशनशिप है, उनके साथ भी मेरा ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा दी बीजेपी वाले ने, वाले ने। वो मेरी फैमिली के मेंबर के साथ भी मेरा दुश्मनी, एनिमिटी क्रिएट कर दी है। लेकिन जो भी हो, मैं किसी तरह से वहाँ रहा, क्योंकि मैं तो पूरी तरह से मैं समझ गया था उनका पूरा। कम से कम 2017 से 2020 आते 3-4 साल में मैंने पूरी की तरह पूरा मुझे आइडिया हो गया था कि इस्कॉन और बीजेपी किस तरह से गेम खेल रहे हैं। 2010 से 2017 मुझे इतना मैं कन्फर्म नहीं था, लेकिन 2014 के बाद 15 जो बीजेपी गवर्नमेंट आया, उसके बाद धीरे धीरे मैं समझ में आ गया किस तरह से वो गेम खेल रहे हैं। और मेरे पास बिल्कुल एविडेंस भी हो गया। और एक बार तो गंगोत्री में मैंने 4-5 महीना रहा सर्दी के मौसम में। कोविड करीब 21 के लाए एंडिंग में, 2021 एंडिंग में, 2022 जब शुरू हो रहा था, तो कोविड का जब लॉकडाउन करीब ख़त्म होने वाला था, धीरे धीरे उठ रहा था, तो उस समय गंगोत्री गया था। गंगोत्री में 4 महीना रहा, तो उस समय पूरा मेरे पीछे 40-50 आदमी को लगा के रखे थे ये बीजेपी वालों ने। लेकिन मेरे पास मोबाइल में था, कैमरा था, मैं हमेशा जेब में कैमरा रखता था। और तो मुझे फिजिकली वो अटैक नहीं करते थे, लेकिन मेंटली परेशान करते थे। मान लीजिए किसी आश्रम में जाता था मैं खाना खाने के लिए, तो मुझे बदनाम करने की कोशिश करते थे कि भंडारा में साधुओं को पैसा देते हैं। तो एक साधु क्या करता था, मैं जहाँ बैठा हूँ नीचे पैसा रख देता था और बोलता था कि देखो पैसा चोरी कर लिया, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे। और खाने को जब जाता था दूसरे साधु को ज़्यादा देते थे, मुझे कम देते थे, कभी एक आइटम देते भी नहीं थे। ऐसा करते मुझे परेशान करते थे खाने पीने में, घूमने में। कभी मैं रास्ते में जा रहा हूँ तो मुझे कमेंट पास अलग अलग
कमेंट पास करते थे। मैं एक गुफा में रहता था, मुझे कि गंगोत्री में किसी आश्रम में रहने नहीं दिए। तो मैं गंगोत्री में थोड़ा इंटीरियर, आप जाए इंटीरियर है, गंगा नदी के किनारे किनारे एक गुफा में रहता था। लेकिन गुफा में भी उस गंगोत्री एरिया का जो पुलिस है, एक पुलिस थाना जो है, वो पुलिस थाने का इंचार्ज जो है वो भी आके मुझे धमकाता था, कितना दिन रहना है, कहाँ से आए हो, अब कितना दिन रहोगे यहाँ ये नहीं करना, वो नहीं करना, इधर मत जाना, ऐसा बोलता था वो। और मेरे सामने सिगरेट पीता था, सिगरेट पर धुआं छोड़ के मुझसे बात करता था, पुलिस वाला जो है, थाना का इंचार्ज है। और गंगोत्री का जो मंदिर है, माँ गंगा का जो मंदिर है गंगोत्री में, मैं शाम को कभी कभी आरती में जाता था। आपको पता होगा जब भगवान की आरती होती है तो भगवान को जल चढ़ाए जाते हैं, एक शंख में भगवान को जल चढ़ाते हैं, और बाद में वही जो जल है वो जो दर्शनार्थी होते हैं देखते हैं, वो आरती को देखते हैं संध्या में या सुबह में, वो पानी छिड़क सबके ऊपर छिड़कते हैं, सबके सर पे वो पानी पड़ता है, जल भगवान का। जब मैंने जितने मैं 4 महीना रहा गंगोत्री में, मैं जितने बार भी मंदिर गया, वो मंदिर के पुजारी जो है वो सब वहाँ सब बीजेपी का पूरा बीजेपी कंट्रोल में है गंगोत्री मंदिर। वो पुजारी, मान लीजिए मैं लेफ्ट साइड में खड़ा हूँ, दर्शनार्थी और भी हैं, सैकड़ों दर्शनार्थी हैं, तो वो कभी लेफ्ट साइड में पानी नहीं, वो राइट साइड में पानी फेंकता था ताकि उनके ऊपर गिरे। और जब मैं राइट साइड में जाता था वो लेफ्ट साइड में पानी फेंकता था, इधर गिरता, मेरे ऊपर पानी ना गिरे भगवान का। तो जितने दिन मैंने गंगोत्री रहा, वो जो पुजारी है मंदिर का, उसने कभी मेरे ऊपर पानी नहीं फेंका। मैं इधर आऊँगा तो उधर पानी फेंकेगा, इधर जाऊँगा तो उधर पानी फेंकेगा। अगर मैं बिल्कुल मंदिर के पास खड़ा रहा, मतलब पुजारी खड़ा है 2 फीट के अंदर, मैं खड़ा हूँ, तो पानी फेंकेगा तो सर पे पहले मेरे ऊपर पड़ेगा, सर पे। वो ऐसे पानी फेंकता था ताकि मेरे आसपास, मैं और मेरे आसपास जितने लोग खड़े हैं उनके ऊपर पानी नहीं गिरता था, बिल्कुल नहीं फेंकेगा वो। क्योंकि जितने उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है गंगोत्री का, जितने पुजारी लोग हैं, कम से जितने भी हैं, वो सारे के सारे वो बीजेपी सपोर्टर हैं। वहाँ भी खींचातानी जो ब्राह्मण है पूजा पाठ करते हैं, माँ गंगा का आरती करते हैं, और पूरा एरिया जो है वो बीजेपी का है। तो जितने दिन रहा, मुझे खाने पीने में, रहने में, वहाँ के जो लोकल पुलिस हैं, वहाँ के जो पुजारी हैं, तरह तरह के वो परेशानी करते थे। इसलिए मैं गंगोत्री में रहते हुए भी जब भी मैं निकलता था, अपनी गुफा से निकलता था, मेरे हाथ में चाकू होता था और बड़ा सा डंडा मैंने खरीद के रखा था, लाठी, बांस का एक लाठी रखा था, मैं चाकू रखता था और फिर घर से निकलता था, ताकि कभी अगर फिजिकली अटैक करे। कई बार उन्होंने कोशिश भी किया, वहाँ का जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर हैं, वहाँ के जो दुकानदार हैं, ये सारे आपके अगेंस्ट में थे। ये सब मुझ पर, मैं हाथ में रख के, जो हथियार रख के मैं घर से निकलता था। और एक छोटी सी छोटी बात आपको बताऊँ, मान लीजिए गंगोत्री ठंडा है, मैं सुबह उठ के किसी दुकान में चाय पीने के लिए जाता था, एक पर्टिकुलर दुकान है, तो उनको एक बार मैं दुकान में गया, 2 बार गया, तो उनको पता चल गया कि ये आदमी यहाँ चाय पीता है। अगले बार जब मैं दुकान में जाऊँगा तो देखो, जिस दुकान में ग्लास रहता है, चाय के ग्लास, पानी का ग्लास, चाय पीने से पहले मैं पानी पीता हूँ। तो जैसे ही आप ग्लास उठाएंगे, देखें ग्लास में कचरा गिरा हुआ है, मिट्टी गिरा हुआ है, और जिस जग में पानी रहता है उसको ग्लास में डालें, तो जग में देखेंगे तो जग में भी पानी में कचरा गिरा हुआ है। तो एक ही जग है, एक ही ग्लास है दुकान में, बाकी सब ग्लास अलग रखा है। और जग में उठाएंगे, जग में भी कचरा पानी गिरा हुआ है, और ग्लास उठाएंगे, ग्लास में भी कचरा है। तो फिर मैं समझ गया ये लोगों ने ऐसा किया है, वो बीजेपी का आदमी ऐसा किया। तो फिर मैं छोड़ के फिर दूसरे, तो अलग अलग दिन में, आज मैं अलग दुकान में चाय पीता था, कल मैं तीसरा दुकान में चाय पीता था। मतलब एक दुकान में कभी दोबारा नहीं जाता था। मतलब किसी एक दुकान में आप 2 बार चले जाएंगे, फिर वो दुकानदार आपको इस तरह की ये करेगा, ग्लास में कचरा डालेगा, चाय में पानी नहीं डालेगा, कॉफ़ी मांगेंगे तो कॉफ़ी एकदम थोड़ा सा डालेगा, ज़्यादा कॉफ़ी देगा ही नहीं। तो इस तरह से आपकी परेशान करेंगे। तो ये गंगोत्री में ऐसा हुआ। और उड़ीसा में फिर मैं जब आया तो पुलिस में FIR दिया, वो कुछ पुलिस में कुछ हुआ नहीं। तो मेरा जो आपको बोल रहा था कि मैं उड़ीसा में था, गंगोत्री को ये जो इंसिडेंट है बीच में आ गया। तो ये उड़ीसा का जो मैंने पुलिस में कमिश्नर को कंप्लेन दिया, न्यूज़ चैनल को रिपोर्ट दिया, इससे पहले ये सब घटना हो गया था, गंगोत्री का इंसिडेंट हो गया था। तो फिर उड़ीसा में छोड़ के मैं बेंगलोर चला गया, ये भी 2022 में, 22 के शुरुआत में, जनवरी के महीने में। जब मैं बेंगलोर गया, बेंगलोर में मेरे गुरु भाई हैं। मैं सोचा कि वो इतना अच्छा नहीं है, कोई साधु फाधु नहीं है, वो भी बहुत पॉलिटिकल माइंडेड आदमी है, कहीं से इधर उधर घोटाला करके पैसा कमा के उसने आश्रम बनाया है। तो मैं सोचा कि चलो कम से कम गुरु भाई है, वहाँ मेरा सिक्योरिटी रहेगा, और जंगल के बीच में थोड़ा
बैंगलोर शहर से दूर है, थोड़ा हिल स्टेशन जैसा जगह है बैंगलोर में, तो वहाँ है। जगह का नाम है हेसार घाटा। मैं सोचा कि वहाँ जाऊँगा, कम से कम 1-2 महीना रहूँगा, सिक्योरिटी रहेगा। तो गया तो वहाँ भी ये जिस दिन मैं पहुँचा अगले दिन ही सो बीजेपी एजेंट वाले पहुँच गए। उनका कर्नाटक में, जो बैंगलोर कर्नाटक का कैपिटल है, बीजेपी का उस समय रूल था 2022 में, विजय वाला आ गए। तो फिर आके फिर वो जो गुरु भाई थे उसका माइंड वॉश किए। फिर मेरे गुरु भाई जो थे वहाँ के, जो आसपास के थे, वो भी मुझे मिसबिहेव करने लगे। वहाँ भी खाने पीने की मुझे आश्रम में तकलीफ होने लगा। वो बड़ी जैसे सौतेली माँ होता है ना, जैसे व्यवहार करता है, इस तरह ऐसे ही आपके साथ वो ट्रीटमेंट करेंगे। फिर वो जो बेंगलोर था, वहाँ हमारे 3 एकड़ ज़मीन में एक आश्रम था हमारा गुरु भाई का। तो 3 एकड़ बाहर भी वहाँ एक जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते, नेता होते, उनका फार्म हाउस होता है। तो वहाँ बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, और मॉर्निंग आवर में ज़्यादा कोई आदमी, आप जहाँ भी दूर दूर आप देखेंगे पहाड़ है, आपको कोई आदमी दिखाई नहीं देगा। बड़े बड़े फार्म हाउस है, रोड है, और ज़मीन पड़ा हुआ है जिसमें घास है, चारों तरफ से कंपाउंड है लेकिन खुले ज़मीन है, जैसे एरोड्रम जैसे होता है। बड़े बड़े एरिया हैं, घास है, बाकी कोई बिल्डिंग नहीं है, कुछ बांस का कुछ झाड़ है, ऐसा है। तो मैं सुबह ऐसी एक जगह में मॉर्निंग वॉक करता था। मैं हमारे आश्रम कंपाउंड के बाहर थोड़ा बहुत बड़ा फील्ड था, और बड़े बड़े घास थे, ऊंचे ऊंचे 3 फीट 2 फीट 3 फुट ऊंचे का लेवल का घास होता था। और घास के बीच में एक लाल मिट्टी का रास्ता चल अंदर अंदर जाता था वो पहाड़ की तरफ, और आसपास कोई नज़र नहीं आएगा। बड़े बड़े फार्म है, और बड़े बड़े देवदारों के पेड़ थे, और बांस का पेड़ थे, बैम्बू का। और पूरा सुबह सुबह कोई भी नहीं होता था, सुबह शाम कोई भी आपको आदमी दिखने को नहीं मिलेगा। तो 1-2 बार ऐसे हुआ जो मैं कंफर्म हो गया कि ये मुझे दे आर ट्राइंग टू असैसिनेट मी, ये बीजेपी वाले जो हैं वो मुझे जान से मारने की कोशिश करते हैं। एक बार शाम को मैं थोड़ा जो लाल मिट्टी की सड़कें हैं, बीच बीच घास की जो मैदान है उसके बीच बीच जाता है, मैं कहीं दूर चला गया था। तो दूर से मुझे देखा एक ऑटो आया था, दूर से एक रास्ता है, मेन रोड है, पक्का सड़क है, वहाँ से कुछ एक ऑटो आ रहा था। तो मैं जनरली कोई ऑटो आता नहीं है, तो जो ऑटो को देखा मेरे मन में थोड़ा होता है ना, सिक्स सेंस होता है। मैं समझा कि ये ऑटो क्यों इतना आ रहा है, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। मैं रुक गया, मैं मतलब मैदान के 1/2 किलोमीटर अंदर था। मैं रुक के देखा ये ऑटो कहाँ जाता है। तो वो बिल्कुल मैदान का एक टूटा फूटा गेट है, लोहे का गेट था लेकिन ताला लगा था, लेकिन गेट टूटा फूटा था, कोई भी गेट तोड़ के अंदर जा सकता है। मैं ऐसे ही कूद के अंदर गया था। तो गेट के पास वो ऑटो रहा, और ऑटो से कम से कम 3 लड़के, क्रिमिनल टाइप के जो होते हैं ना, क्रिमिनल टाइप के, उनका चाल चलन चेहरा बिल्कुल अलग होता है। तो वो उतर के गेट के पास खड़े रहे और मुझे देखने लगे। तो कम से कम 90% में कंफर्म हो गया ये मुझे ही ढूंढने के लिए आए हैं। और वो देखते हैं, मैं क्योंकि मैं दूर खड़ा हूँ, अगर वो गेट क्रॉस करके वो अंदर आते हैं तो हो सकता है मैं भाग के कहीं और दूसरी तरफ निकल जाऊँ। तो मुझे देखने लगे ये क्या करता है। तो मैं देखा, तो मैं दूसरी तरफ, तो मैं समझ गया कि मेरे तरफ आ रहे हैं, मैं दूसरी तरफ चला गया। मतलब मैं राइट साइड में मुड़ेंगे, दूसरी तरफ एक जो बांस का झाड़ है, थोड़ा डिस्टेंस आधा किलोमीटर जाएंगे तो और एक रास्ता भी खुल जाता है, एक दीवार है जहाँ टूट गया है, आप कूद के बाहर आ सकते हैं, सड़क पे आ सकते हैं। तो मैं उस दिशा में गया, डायरेक्शन में गया। तो जैसे ही मैंने वहाँ गया थोड़ा भाग भाग के, तो वो भी ऑटो लेके इमीडिएटली ऑटो में बैठे और उस दिशा में गए डायरेक्शन में। तो उस दिशा में जैसे गए, मैं थोड़ा दूर गया, फिर जैसे गए मैं पीछे से फिर लौट के आया, आके एक झाड़ के नीचे छुप गया। उधर भी मैं नहीं गया। तो वो क्या करते थे ना, वो आगे भी गए पीछे भी गए। जो मेन गेट है, टूटा फूटा गेट है, पहले जो आए थे वहाँ तक आए, फिर आगे गए, फिर पीछे आए। तो 2-3 बार वो चक्कर लगाए ऑटो में, आगे गए पीछे आए, आगे गए पीछे आए। वो इधर देखते थे, इधर देखते, वो देखो कहाँ गया कहाँ। तो जैसे एक बार मौका मिला, जैसे आगे चले गए, मैं पीछे से भाग भाग के आया, और ये जो गेट था, लोहे का गेट था, उसके कूद के सड़क पे आ गया। जब सड़क पे आया तो वो मुझसे कम से कम 400-500 मीटर दूर में थे, ऑटो में थे। वो ढूंढ रहे थे कि गया कहाँ, वो देख रहे थे इधर उधर इधर उधर। तो मैं जैसे रोड पे आ गया, वो इमीडिएटली ऑटो में बैठे और मेरे तरफ आए। तो जैसे ही मेरे तरफ वो आए, मैं कूद के मतलब भाग के हमारे जो आश्रम का जो कंपाउंड है, वो आश्रम कंपाउंड में मैं अंदर चला गया। जैसे चला गया, फिर वो ऑटो में आए, हमारे आश्रम से 100 मीटर आगे वो ऑटो रोके और खड़े होके ऐसे तो देखे, मेरे तरफ देखने लगे, देखे, फिर बैठ के चले गए।
और कई बार जितने मैंने, उसके बाद मैं आश्रम रहा कम 30-40 दिन रहा, बड़े मुश्किल से रहा। और रोज़ उस एरिया का जो पुलिस थाना है, थाना के इंस्पेक्टर, 2-4 कांस्टेबल, एक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर होगा, वो ध्यान लेके हमारे आश्रम की तरफ ऐसे ऐसे मान लीजिए मैं शाम को, मैं ये घटना के बाद तो मैं शाम को निकलता था मॉर्निंग इवनिंग वॉक के लिए, लेकिन मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता था, मैं रोड पे ही चलता था। वो जो रोड के अपोजिट साइड में जो घास का एरिया है, जो खुली मैदान है, घास है, झाड़ है, कोई आदमी नहीं है, उस एरिया में नहीं जाता था मैं आश्रम का जो, हमारे आश्रम के कंपाउंड के जो वाल है, बॉर्डर है, दीवार है, उसके सटा हुआ एक रोड जाता है, मेन रोड, तो पक्का रोड जाता है, उस रोड में ही चलता था, ताकि अगर कहीं कोई आए मैं जल्दी से आश्रम की कंपाउंड में घुस जाऊँ। और जैसे ही मैं आश्रम के इवनिंग वॉक करता था, तो डेली पुलिस वैन, उस एरिया का जो पुलिस थाना था, पुलिस वैन है, पुलिस 2-3 कांस्टेबल, 1-2 ऑफिसर रैंक के लोग आके मेरी तरफ वैन रोकेंगे और मेरे साथ खड़े होके बड़े बड़े आंखें फाड़ फाड़ के मेरी तरफ देखेंगे, और आप चलेंगे तो आपके पीछे पीछे वैन स्लोली वैन भी लेके आएंगे मुझे डराने के लिए। तो करते थे, मैं जानता था ये लोग मुझे डरा रहे, मैं चलता, फिर भी मैं कभी रुका नहीं, रोज़ मैं चलता था, इवनिंग वॉक करता था। तो इस तरह से ये डराते हैं लोगों को। तो वहाँ से आने के बाद फिर मैं बैंगलोर के बाद फिर मैं उड़ीसा आ गया, और ये इनका जो इस तरह से जो परेशानी रहा, ये करते रहे, उनका भी ये अलग अलग रोज़ नया नया वो प्लानिंग करते थे, और मुझे ये सब सामना करना पड़ता था। तो आगे हाँ, उसके बाद एक घटना बताऊंगा, ज़्यादा ये एपिसोड में ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, ये लास्ट इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ। 2019 में या 2019 में, ये कभी कभी क्या है, 2019, 20, 21, 2019, 20, 21, ये घटना ये 3 साल में थोड़ा, कभी कभी मैं कोई घटना आगे बोल देता हूँ, कोई थोड़ा इंसिडेंट पीछे बोल रहा हूँ, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, सिर्फ क्योंकि इतना पुरानी घटना इतना याद नहीं आता है। तो और एक घटना बता देता हूँ, उसी 2019 में जो घटना हुआ था, ये भी एक जो मेजर इंसिडेंट है, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, वो मैं बता रहा हूँ। बाकी छोटी मोटी तो रोज़ कहीं ना कहीं घटना घटती थी। एक इम्पोर्टेंट घटना घटा 2019 में। एक कथाकार है जिसका नाम है मुरारी बापू। मुरारी बापू नाम का जो आदमी है, कथाकार है, वो पूरी वर्ल्ड में राम कथा करता है। ये मुझे लगता है अगर आप जानते होंगे, कोई भी आदमी जहाँ मुरारी बापू को, जो रिलीजियस माइंडेड आदमी है, जानते हैं मुरारी बापू राम कथा करने वाला, गुजराती जो है। 2019 में भी बीजेपी का ये प्लान था किस तरह से इसका माइंड वॉश करके हमारी तरफ ले लिया जाए, क्योंकि वो भी चाहते हैं कोई आदमी बीजेपी से जुड़े, आरएसएस से जुड़े, क्योंकि हम तो प्रवचन वगैरह देते हैं शास्त्रों में, तो प्रवचन देगा, हमारी पार्टी से जुड़ा रहेगा, प्रवचन देगा, लोग सुनेंगे तो हमारी पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेगा। अभी आप आदमी को लेते हैं, उनको आदमी चाहिए जो पार्टी का प्रचार करे। तो उनका प्लानिंग था कि मुझे ले लिया जाए अपनी पार्टी में। तो मुरारी बापू का एक कथा हुआ गंगोत्री में 9 दिन के लिए, बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ, सबको खाना पीना साधुओं का मिला, साधुओं को पैसा ही मिला। वो पार्टी में वो कई तरह के हथकंडे अपनाए ताकि मुझे अट्रैक्ट करके अपनी पार्टी में शामिल कर ले, अपनी दल में शामिल कर ले, मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं। लेकिन क्या होता है कि जब कोई मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी है, कोई क्रिकेट प्लेयर है, कोई फिल्मों में एक्टिंग करता है, या किसी बड़े घर का पैसे वाला लड़का है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, वो जो पार्टी में आता है तो बिल्कुल वो खुलेआम मंच होता है, सैकड़ों हज़ारों लोग होते हैं, और फूल माला देके उनकी स्वागत किया जाता है कि हमारे पार्टी में अमुक क्रिकेट प्लेयर आ गए हैं, फिल्म स्टार आ गए हैं, करोड़पति आदमी, देखो इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा हमारे पार्टी में आए हैं। तो बिल्कुल पूरी अखबार में निकलता है, टीवी चैनल में निकलता है, सब देखते हैं। लेकिन मैं तो अकेला आदमी हूँ, मेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है, मेरे गुरु की दी हुई आध्यात्मिक ज्ञान और भारत की वैदिक सनातन धर्म की जो विज्ञान है वो मेरे पास है। थोड़ा टैलेंट है और थोड़ा ज्ञान है, ये हमारा प्रॉपर्टी है। हम तो गरीब लोग हैं,
हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं है, हमारी बाप दादा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, फिल्म स्टार नहीं है, क्रिकेट प्लेयर नहीं है, तो हमको कोई ज़्यादा क्रेडिट दे, कोई टीवी वाले मीडिया वाले कोई हमको थोड़ी कोई ज़्यादा कोई भाव देंगे या हमारी इंटरव्यू लेंगे। तो बीजेपी का प्रॉब्लम ये था कि वो चाहते थे कि ये आदमी आ जाए हमारे पार्टी में, लेकिन इसको कोई ज़्यादा क्रेडिट नहीं देना है, दिखाना नहीं है कि हम तुमको चाहते हैं, हम चाहते हैं कि तुम हमारे पार्टी में आ जाओ, ये दिखाना नहीं है। किसी तरह से इसको माइंड वॉश करके इसको हमारी पार्टी में ले आना है, आके ये हमारी पार्टी के लिए इसको यूज करना है, हमारे पार्टी के लिए वो काम करेगा। मेरा जो टैलेंट है वो बीजेपी पार्टी के लिए वो काम आएगा, बीजेपी पार्टी के प्रचार के लिए काम आएगा, लेकिन कोई क्रेडिट नहीं देना है, इसको दबा के रखना है, डोमिनेट करके नौकर जैसा रखना है। तो मुरारी बापू जो कथा राम कथा हुआ, नंबर 1 बीजेपी की 1000 कोशिश के बावजूद, मुरारी बापू का कोशिश के बावजूद मैंने बीजेपी से जुड़ा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, उस कथा में, राम कथा में, वो मुरारी बापू को ही मैंने एक्सपोज कर दिया। ये जो बापू है, मुरारी बापू चीटर है, ये लोगों को गलत सिखाता है शास्त्रों के आधार पर। मैंने किया कि ये आदमी ये सही, इसको कोई ज्ञान नहीं है, ये टेढ़ा मेढ़ा बात बोलता है, ये राम कथा करता है, ये पब्लिक को इसका, ये राम कथा करता है, डोनेशन कलेक्ट करता है, इसका अपने परसेंटेज में कुछ रखता है, बाकी कुछ बीजेपी को देता है, इसका ये धंधा है। और ये जो ज्ञान बोलता है राम कथा, ये भी कोई ज्ञान फ्यान इसके पास कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, पब्लिक को उल्लू बनाता है, लेकिन जो शास्त्र पढ़ा है उससे कुछ नहीं, वो समझ लेगा, उसको पकड़ लेगा। तो मैंने भी ये बात गंगोत्री में बोला था। तो राम कथा के बावजूद मुरारी बापू भी एक्सपोज हुआ, और मैं भी बीजेपी का पार्टी में कभी गया ही नहीं। तो वो जो प्रोग्राम वो किए थे गंगोत्री में, ताकि प्रोग्राम के माध्यम से मेरे जैसे लोगों को अपनी तरफ ला सकें, तो उनका प्रोग्राम सक्सेस तो हुआ, लेकिन मैं गया नहीं। तो वहाँ से भी बीजेपी का मेरे अंदर, ये घटना के बाद भी बीजेपी का मेरा जो एनिमिटी था, जैसे पहले इस्कॉन के साथ था 100% एनिमिटी, तो ये बीजेपी के साथ भी 100% एनिमिटी हुआ। ये मुरारी बापू का इंसिडेंट हुआ, और SSR केस में जो टीवी चैनल में देख रहा था, देवेंद्र फडणवीस का जो केस हुआ, किस तरह से बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को डोमिनेट करना चाहता था, ये जो बात बाहर निकल के आई, ये कुछ 1 2 3 ऐसा इंसिडेंट है जिसकी वजह से, और ख़ास करके जो टाइम्स ऑफ, जो इस्कॉन का जो सन्यासी राधानाथ स्वामी, इस्कॉन का GBC मेंबर है, उसके साथ नरेंद्र मोदी का जो ऋषिकेश में जो योगा फेस्टिवल होना था 2018-19 में, उसमें दोनों की फ़ोटो एक साथ था, टीवी चैनल में दिखा रहा था। तो मैंने बोला कि राधानाथ स्वामी 1 नंबर का बदमाश है, और ये मोदी के साथ जुड़ा, देखो कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे कैसे लोगों को मोदी अपने साथ में रखता है वोट बैंक के लिए। तो ये कुछ 2-3 इंसिडेंट हैं, 3-4 इंसिडेंट हैं। ये बीजेपी वाले मुझे बिल्कुल अपना एनिमी समझते हैं, और इसी दिन से उन्होंने पूरा प्लानिंग करके रखा है कि ये आदमी को हम पूरा डोमिनेट करेंगे, उसका ज़रूरत पड़े तो उस रास्ता से हटा देंगे, इफ़ इट नेसेसरी दे विल असैसिनेट मी। और फाइनल जो मैं आपको सबसे, इन सारे चीज़ों से जो सबसे जो डेंजरस चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट बातें जो है, ये मैं आपको अभी 2 मिनट में बता के ख़त्म करूँगा एपिसोड। 2020 में जो कोरोना का लॉकडाउन हुआ पहली बार, तो मैं जोशीमठ में था, बद्रीनाथ, उसके बाद जोशीमठ आता है, विष्णुप्रयाग, जोशीमठ के नीचे विष्णुप्रयाग है। तो जोशीमठ में मैं रहता था, लेकिन बीजेपी वालों ने मुझे वहाँ मठ में रहने नहीं दिए। एक आश्रम है, वहाँ रहता था, आश्रम महंत को माइंड वॉश करके मुझे वहाँ से भगा दिए। फिर मैंने जोशीमठ का जो म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन है, उस एरिया का जो छोटा सा जोशीमठ टाउन है, वहाँ का जो SDM है, मतलब कलेक्टर लेवल का जो आदमी है, मैं उनसे परमिशन लेके मैं जोशीमठ के नीचे विष्णुप्रयाग जो है, वहाँ एक मंदिर है, उस मंदिर में रहा मैंने। विष्णुप्रयाग का जो मंदिर है, उस मंदिर पहले टूटा फूटा था, लेकिन एक आदमी है, शायद राजस्थानी है, उसका ऋषिकेश में एक बहुत बड़ा दुकान है, मिठाई का दुकान है, राजस्थानी फरसान। मतलब उस दुकान में राजस्थान का जो ट्रेडिशनल फरसान है, जो नमकीन वगैरह है, आइटम्स है, सल्टी आइटम्स है, तो वो राजस्थानी फरसान दुकान ऋषिकेश में फेमस है।
आज भी अगर आप ऋषिकेश जाएंगे तो ऋषिकेश का राजस्थानी फरसान दुकान ऋषिकेश एरिया में सबसे बड़ा दुकान, जो सबसे ज़्यादा रेपुटेड दुकान है, सबको मालूम है, आपको पता चल जाएगा। और वो दुकान का जो ओनर है वो अपनी हाथ से पैसा खर्चा करके ये जो विष्णुप्रयाग का जो मंदिर है उसका डेवलपमेंट किया है। पैसा लगा के वो मंदिर को सजाया है, सीमेंट फीमेंट जो जो चाहिए, टूटा फूटा था उसको ठीक किया है, मरम्मत किया है। वो अब उस विष्णुप्रयाग का मंदिर का मालिक जैसा बन गया है। पूरी विष्णुप्रयाग का मंदिर है उसके अंडर में है। मैं जब वहाँ रहा विष्णुप्रयाग में तो एक वो आदमी पहले छुप छुप के मेरे ऊपर नज़र रखा 2-3 दिन। बाद में एक दिन उसने मुझे बुलाया अपने पास, उसका एक नौकर है, नौकर की माध्यम से बुलाया उस आदमी को। मैं जाके मिला उसके कमरे में। वो आदमी मुझे 2 घंटे तक मुझे समझाया कि देखो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये जितने भी सब लोग हैं, मिनिस्टर हैं, दे आर बॉर्न इन रॉयल फैमिलीज। वो राजकीय लोग हैं, शासन करने के लिए ही उनका जन्म हुआ है। न तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नड्डा चड्डा जो भी हो, ये जो लोग हैं ये हमको शासन करने के लिए ही वो जन्म हुए हैं। और ये सब भगवान के अवतार हैं, भगवान के अंश हैं। कौन बोला? वो जो उसका एजेंट जो है, गंगोत्री को आश्रम जो बनाया पैसा खर्च के, वो राजस्थानी, तो बूढ़ा आदमी था, 65 से 70 साल के अंदर उसका उम्र है। तो वो मुझे समझा रहा है, कम से कम 2 घंटा समझाया मुझे, 2 घंटे से ज़्यादा। और अगर मुझे वो बोल रहा है कि अगर तुम उनके बारे में कुछ बोलोगे, उनको क्रिटिसाइज करोगे, वो तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बना देंगे। तुम इंडिया में कहीं रह नहीं सकते हो, तुमको खाने पीने की चीज़ भी नहीं मिलेगा, तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो, तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बन जाएगा। तुम ये 4 चीज़ें तुम मत करो जो तुम कर रहे हो, उनके बारे में कुछ मत बोलो, वो जो बोल रहे हैं उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, उनके साथ मिल जाओ, तुम क्यों उनके अगेंस्ट में खड़े रहो। तो ऐसा वो लोग, वो मोदी ऐसा है, उसने ऐसा गुजरात में ऐसा काम किया है, उधर गुजरात में उसके लिए मंदिर बन रहा है। अब वो अभी पूरे देश को, हमारे देश जो गड्ढे में चला गया, उसको उधारने के लिए भगवान का अंश है, वो आया है, सबको उद्धार करेगा, भारत का ऐसा होगा, ऐसा होगा, बीजेपी ही इस देश को रक्षा कर सकता है। इस तरह से 2 घंटा तक मुझे समझाया और लास्ट में वार्निंग दिया, अगर मेरी बात तुम नहीं मानोगे, तुम बीजेपी को गाली दोगे, क्रिटिसाइज करोगे, तो तुम्हारी ज़िंदगी समझो कि बर्बाद हो गया, तुम नहीं बचोगे। तो मैंने सुना उसकी बात और मैंने उन्हें यही कहा था कि मैं चाहे आबाद रहूं या बर्बाद हो जाऊं, मैं बीजेपी, ये मोदी, शाह, ये जो गुंडे हैं, ये जो पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट हैं, राजनीतिक बेसियां हैं, मैं इनके साथ कभी मिलूंगा नहीं। मैं वही करूंगा जो हमारा देश के लिए कल्याण है, जो समाज के लिए कल्याण है, और जो मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिए हैं कि सच बोलना है, शास्त्रों के आधार पर बोलना है। और क्योंकि देश, साधु संतों का देश के प्रति भी कोई कर्तव्य है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम साधु हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान नाम जप किए, ध्यान किए, कि अपना मुक्त हो गए और यहाँ से मुक्ति पा के चले गए। अपने मुक्ति के लिए ही काम करना, चाहे इंडिया रहे, इंडिया भाड़ में जाए, गटर में जाए, नर्क में जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं होता है। ये तो बहुत नीच किस्म के साधु जो होते हैं वही करते हैं। जितने बड़े बड़े साधु हैं वो भगवान की भक्ति भी करते हैं, आध्यात्मिक साधना करते हैं, और देश के लिए, समाज के लिए भी काम करते हैं। जितने बड़े बड़े साधु हुए सभी यही किए हैं, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे वो जगत गुरु आदि शंकराचार्य हो, चाहे माधवाचार्य हो, कोई रामानुजाचार्य हो, चाहे जो इस्कॉन को बनाने वाले जो प्रभुपाद जी हों, सब समाज के लिए ही काम करते हैं। क्योंकि भारत भूमि में ही जो वैदिक सनातन सभ्यता है, अगर भारत रहेगा, वैदिक सनातन सभ्यता रहेगा, तब जाके हमें गीता, भागवतम, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत पढ़ने को मिलेगा। तो हम भगवान को जानेंगे, संसार के बारे में जानेंगे। अगर भारत नहीं रहा, जिहादियों के कब्जे में आ गया, और सारे जिहादी एक बार आए पावर में, जैसे पाकिस्तान हुआ था, इंडिया को अगर कब्जे में ले लिए, तो क्या होगा अगर आप नालंदा, तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ में
वो क्या किया, उसे गजनी ने क्या किया था, तैमूरलंग गजनी ने क्या किए थे, 3 महीना तक तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ को, नालंदा में जो किताब था उसको जलाते रहे, 3 महीने तक जलाए। कितने किताब, लाखों किताब 3 महीने तक जला जला के वो ख़त्म कर दिए, उसमें रसोई की है। अगर मुसलमान जिहादी अगर आए इस देश की शासन में, पावरफुल आ गए, 200-250 सीट उनके हाथ में आ गया, तो क्या होगा इंडिया का? ना गीता बचेगा, ना वेद बचेगा, ना ग्रंथ बचेगा, ना मंदिर बचेंगे। सनातन धर्म ही खत्म हो जाएगा। जो आज की तारीख में हम कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, भारत की सभ्यता खतरे में है, यहाँ जी हिंदुइज्म खतरे में है, वैदिक सभ्यता खतरे में है, आज लड़ाई हो रही है जिहादियों के साथ। तो भारत नहीं रहेगा, सनातन सभ्यता नहीं रहेगा, तो फिर तो संसार ही ध्वंस हो जाएगा। संसार को अगर सही ज्ञान कोई देने वाला है, आध्यात्मिक विज्ञान कोई देने वाला है, तो भारत ही है, भारत के अलावा कोई नहीं है। भारत गया, सब कुछ गया। तो हमारी ड्यूटी है, हम गीता के ऊपर प्रवचन देते हैं, ये जो सच है वही बोलते हैं और आध्यात्मिक विज्ञान फैलाते हैं। हम तो क्रिटिसाइज करते हैं, अलग अलग धर्म है जो लोगों को, जो जिस धर्म लोगों को जिहादी बनाता है, जो धर्म, ये धर्म नहीं, जो रिलीजियन, अंधविश्वास लोगों को ये सिखाता है कि हमारी जैसा तुम दाढ़ी नहीं रखोगे, कपड़ा नहीं पहनोगे, गाय का मांस नहीं खाओगे तो तुम काफिर हो, तुम्हारी गर्दन काट देना ये हमारा हक है। बाकी अलग अलग धर्म भी ऐसे ही सिखाते हैं चर्च में कहीं, तो उसके बारे में तो हम समाज को बोलेंगे कि ये गलत है, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, जो असली जो धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या, लोगों को बताते हैं। और हमारी बोलने से बीजेपी गवर्नमेंट को तकलीफ होती है, नरेंद्र मोदी को तकलीफ होती है, अमित शाह को तकलीफ होती है, क्योंकि तुमको पब्लिक को लॉलीपॉप दिखा के वोट लेके दिल्ली में बैठ के शासन करना है। तुम भगवान का अंश हो, हमारी उद्धार करने के लिए तुम आए। अगर तुम ऐसे गलतफहमी में हो, तुम्हारे जो दिमाग में अगर ये पागलपन चढ़ गया है, नशा चढ़ गया है, तो थोड़ी है कि हम तुम्हारी शरण में चले जाएंगे, डर के मारे तुम्हारी शरण में आ जाएंगे, तुम्हारे यहाँ में यहाँ मिलाएंगे, तुम्हारे तलवे चाटेंगे, मालिश करेंगे। ऐसा तो हम नहीं करेंगे। तुम्हारे जैसे चाय वाले, सब्जी वाले, ऑटो वाले, हफ्ते वाले, टिकट ब्लॉक, सिनेमा टिकट ब्लॉक करने वाले, मूंगफली बेचने वाले, कचड़े वाले, हफ्ता लेने वाले, मर्डर करके, रेप करके, 1-2 का 4, 4-2 का 1 करके, पब्लिक को चुतिया बना के, पब्लिक को उल्लू बना के कुर्सी हत्या लेते हो, पब्लिक को वोट लेके, पब्लिक की आंखों में उंगली डाल के, दिन को दोपहर में सिग्नल पे लालटेन दिखा के, देखो मैं लालटेन बंद कर दूंगा तो अंधेरा हो जाएगा, मेरी लालटेन की वजह से दुनिया में उजाला है, तो मुझे वोट दो, मैं तुम्हारी उद्धार करूंगा। तुम जो ये बोल बोल के दिल्ली तक पहुंच जाते हो, नेता बन जाते हो, मिनिस्टर बन जाते हो, शासन करते हो, ये ऐसे नीच घटिया किस्म के लोग होंगे जो इंडिया के जो हैं। और ये तो 70-80% लोग हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलता है, बेचारे ट्रेन में, लोकल ट्रेन में लटक लटक में जाते हैं, लटक लटक में आते हैं। खाने कैसे, रोटी, कपड़ा, मकान एक चैलेंज हो गया है, सर्वाइवल इज स्ट्रगल हो गया है आज की तारीख में, मुश्किल हो रहा है। तो वो तुम्हारी हाथ जोड़ के करेंगे कि बीजेपी के सपोर्ट में थोड़ा जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे, चाय वाला जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, ऐसा करने से तुमको कुछ मिल जाएगा, घर चलाएंगे, बीवी बच्चों के पेट पालेंगे, इसलिए तुम्हारी अंडर में आ जाएंगे। और हम जैसा फकीर कहीं भी जाकर कुछ मांग के खा लेते हैं, हम तो तुम्हारे अंडर में नहीं आएंगे। कोई भी आदमी हो जिसकी ज़िंदगी में 5% भी ऑनेस्टी हो, स्वाभिमान हो, आत्मसम्मान हो, जो भारत की सभ्यता संस्कृति को जानता हो, और तुम जिस कैटेगरी के लोग हो, जिस लेवल के लोग हो, तुम्हारी आगे कभी वो झुकेगा नहीं। जिस आदमी में थोड़ा सा भी 5% स्वाभिमान है, आत्मसम्मान है, तुम जैसे लोगों के पास जो नेता बनते हो, तुम्हारे पास वो कभी सर नहीं झुकाएगा, ये तो गारंटी है उसकी। तो तुम कैसे उम्मीद करते हो मैं तुम्हारी पार्टी में चला जाऊं? हाँ, कभी अगर मैं बीजेपी में गया, तुमको वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। कैसे शासन करना है, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, संविधान में क्या लिखा होना, संविधान कैसे होना चाहिए, शासन कैसी होनी चाहिए, मंदिर की कैसे रक्षा करनी चाहिए, भारत की स्वाभिमान, भारत को कैसे डेवलप करना होगा, ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा।
तुम ये पब्लिक को चकमा दे के जो कुर्सी पे बैठ गए हो, तुम समझते हो सब मेरे अंडर में आ जाएंगे। ऐसा थोड़ी होगा। तुम्हारी अंडर में कोई वो सड़क झाप टपोरी लोग कोई है, कोई टिकट ब्लॉक करने वाला, तुम्हारी जैसा तुम जैसे कैटेगरी हो उसी कैटेगरी का कोई आदमी तुम्हारे अंडर में जाएगा। तुम्हारी औकात उतनी है। कोई शरीफ घर का लड़का, पढ़ा लिखा लड़का कोई भी तुम्हारे अंडर में नहीं जाएगा। ये अपनी डायरी में नोट कर लो, मिस्टर नरेंद्र मोदी द ग्रेट गुजराती। तो ये मेरा ये जो सीरीज़ का पार्ट 1 है। तो मैं करीब 2021 तक मैं 20-21 तक मैंने आपको बताया। 2010 से मैंने जब योगा सिखाया मुंबई से, तब से लेके 2021-21 तक, कोरोना तक, कोविड तक क्या क्या घटना हुआ मैं सब नहीं बताया। कम से कम मैं आपको जो बताया वो 25% भी नहीं होगा। मैं अपनी बायोग्राफी में लिखा है, मैंने पब्लिश नहीं हुआ है अभी। उसको किताब के हिसाब से प्रिंटिंग करना मेरे पास इतना पैसा नहीं है। जो फ्यूचर में होगा तो मैं प्रिंटिंग करूँगा। तो 2010 से 2020 तक सुशांत सिंह केस जब हुआ, SSR का केस हुआ, उसके बीच में बहुत सारे घटना घट गई। मुझे तो ये समझ में आया 2017 में समझा कि ये जो हरे कृष्णा वाले हैं, बीजेपी वाले, RSS वाले हैं, ये सब मिलके मेरे अगेंस्ट में कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। वो मुझे कुछ कंट्रोल में करना चाहते हैं। ये मुझे समझते समझते 7 साल तो चला गया इसी में। और बाकी जो लास्ट 3 जो साल है, जो मेरी समझ में आ गया कि ये कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, और फिर मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया। तो ये मेजर इंसिडेंट उस समय हुआ। 2010 से 2017 उस बीच में बहुत सारी घटना घट गई है। वो सब वो इतना सीरियस नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। उस समय मैंने बायोग्राफी लिखा है, और यहाँ इस रिकॉर्डिंग में बताना ठीक नहीं होगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ तक मैंने बताया। और आगे भी कुछ जो बहुत इम्पोर्टेंट घटना घटी मेरे जीवन में, जिसमें मेरी जान को भी खतरा हुआ, तो ये जिसमें मेरी जान खतरा था, दे ट्राई टू असैसिनेट मी। तो ये कुछ बातें मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद।